कुछ नहीं है उसमें, उसमें कुछ एक सेल होती है छोटी छोटी, उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? उसमें 4-5 प्रकार की छोटी-छोटी और सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, ऐसे डेल्टा सेल्स, ऐसे 3-4 सेल होती है। अल्फा और बीटा 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बताएंगे, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, खत्म। बस इतना याद हो गया, उसके बाद में आपको डायबिटीज समझ में आ जाएगा। उसके डायबिटीज की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, डायबिटीज फर्स्ट कौन सा, टाइप 2 कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, गेस्टेशनल कौन सा। 4 प्रकार के डायबिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके सिम्पटम्स पढ़ लेंगे, टाइप 1 और 2। इंपॉर्टेंट है डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन और इंसुलिन कैसे काम करता है, मतलब इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है, कब कौन सा पीक पे आता है, कब नहीं आता है, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, नर्सिंग रोल। डायबिटीज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस, इंसुलिन एंड केयर। जैसे कि फुट केयर, जैसे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन में कैसे क्या देना होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये सिम्पटम्स वगैरह सबको याद है, कोई याद करने की जरूरत नहीं होती। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस एंड वेट गेन, ये कोई आने वाला भी आ भी गया तो सबको याद है। अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लीट, जैसे डीके क्या होता है, एचएचएनएस क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये स्पेसिफिक चीजें जो बहुत काम की होती है। चलो पहले से हेडिंग लगाओगे आप लोग, एंडोक्राइन पेनक्रियाज। कहां से स्टार्ट करोगे? एंडोक्राइन पेनक्रियाज। इसके अंदर छोटी छोटी सेल होती है और मोस्टली ये एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट डायबिटीज के लिए रिस्पांसिबल है, हेड, बॉडी या टेल। टेल पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि आइलेट्स ऑफ डायबिटीज वाली सेल कहां होती है भाई, इंसुलिन डैमेज कहां होगा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस डैमेज होगी तो वो कहां है, टेल पार्ट में ज्यादा है, 80% वही है। तो छोटी छोटी टेल पोर्शन में सेल होती है, उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज का वेट अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होता है, टोटल तो बहुत होता है, 60 से 90 ग्राम का होता है पेनक्रियाज, उनमें से 1 to 2 ग्राम पेनक्रियाज क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। इसमें 4 मेजर सेल होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। किसकी बात कर रहा हूं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 मेजर सेल होती है, 2 माइनर है। माइनर को तो बिल्कुल भी याद नहीं रखना, और 4 मेजर में से कितनी याद रखना, मेजर भी ओनली 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना लिखो। जेएनसी के सारे स्टूडेंट के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। जेएनसी बैग होना चाहिए आपके पास, आपका जेएनसी का टी शर्ट पहन के ही आना है, नहीं तो परमिशन नहीं होगी। जेएनसी का टी शर्ट, यूनिफॉर्म का मतलब आईडी कार्ड और टी शर्ट दोनों होता है उसमें, यूनिफॉर्म समझ रहे आप लोग? आईडी कार्ड, टी शर्ट और बैग, 3 चीज मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये होनी ही चाहिए। समझ रहे हो? प्यार से समझ लो वरना थप्पड़ मार के समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा। हो गया? हो गया क्या? एक दुनिया की सबसे गंदी मूवी आई, नाम सुना था एनिमल? है? फिर भी उसने 1000 करोड़ रुपए कमाए, आज तक इस मानव इतिहास की सबसे वर्स्ट मूवी, नाम सुना था एनिमल? एक इंसान जानवर हो सकता है, वो किसमें देखा गया? एनिमल में। वो इंसान इंसान नहीं होता, जानवर होता है, बाप के पैसों पे पलता है ना, वो फिर ऐसे ही करता है। तो उससे वर्ड आया मुझे, अल्फा मैन। अल्फा का मतलब क्या होता है? पावरफुल पर्सन, डोमिनेटिंग मैन, ऐसा पर्सन जो सारों में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा मतलब डोमिनेटिंग, उसको लगता है मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे आज से 100 साल पहले सोसाइटी में अल्फा लोग हुआ करते थे, एक आधा होता था, 100 200 घर 500 घर 1000 में एक आधा अल्फा हुआ करता, उसी का ही राज चलेगा। वो जिससे चाहता था शादी कर लेता था, जिसको चाहता था छोड़ देता था, जिसका चाहता था खेत ले लेता था, जो भी चीज होती है, अल्फा का मतलब होता है डोमिनेटिंग पर्सन, पावरफुल पर्सन। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक डेल्टा होगा। अल्फा मींस ये शो करेगा कि मैं तुम्हारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मतलब जबरदस्ती से केयर करने की कोशिश करेगा, दैट इज अल्फा। बीटा मींस इंसुलिन, इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर बढ़ाना या कम करना, कम करना या बढ़ाना, कम करना। और एक होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब डॉग, कुत्ते टाइप ऑफ पर्सन होते हैं तीसरे। एक अल्फा केयर करने वाला, एक खून चूसने वाला, दैट इज बीटा, और एक कुत्ता, दैट इज डेल्टा। तो 3 टाइप की सेल होगी। नंबर 1 अल्फा, ये लिखना नहीं है, सुनना है पहले, लिखना बुक में है। क्या करोगे तुम, जिंदगी में खुद पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा, ये बहुत काम की चीज है, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन पता नहीं रहेगा, क्या करोगे तुम, लिखी हुई है, इतने पेज भरे हुए बुकों में, कोई काम का थोड़ी है, मैं तो इतना सा लिखूंगा छोटा सा, लेकिन सब समझ में आएगा। कोई भी सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, कोई प्रोग्राम है, खाने का फंक्शन हो रहा है, ये जगह है जहां पर एक खाने का क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। खाने के फंक्शन में अल्फा लोग भी जाते हैं, अल्फा मतलब मेल, अल्फा का मतलब ये समझ लो कौन है, मेल, पावरफुल मेल, बाल बढ़ाए हुए, ऐसे अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनको लगता है हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ऐसे अपने आप को शो करने वाले, अपने आप की आइडेंटिटी। आपने सुना एरिक्सन थ्योरी, पढ़ा आपने? उसके अंदर एक आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन्स। 12 साल से लेकर 20 साल तक की स्टेज आती है, जिसमें चाहे मेल, चाहे बॉय है या चाहे गर्ल है, वो अपने आप को सोसाइटी में या कॉलेज में पढ़ रहा है तो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल में, सोसाइटी में रह रहा है तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कहीं पर भी अपने आप को शो करेगा। कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं, आज तक सोसाइटी में रहने वाले हर बंदे अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, चाहे स्पीच से, कोई डांसिंग करेगा, कोई सिंगिंग करेगा, कोई कुछ भी करेगा, वो अपने आप की प्रेजेंस शो करेगा, चाहे नंबर फर्स्ट रैंक लाके भी बताए कि मैं हूं। ये होता है आइडेंटिटी। तो हमेशा सबसे ज्यादा खून उबाल में होता है 12 से 20 साल की एज का। आइडेंटिटी करे बिना कोई पर्सन रह ही नहीं सकता। और अगर इसी एज का बंदा, सेम एज का 12 से 20 साल का, अगर उसको प्रॉपर सोसाइटी सोशल सपोर्ट नहीं मिला तो वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसकी सेम एज के लोग स्कूल जा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, सिंगिंग कर रहे होंगे, वो सोच रहा होगा काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, मेरे भी माँ बाप होते, मुझे भी कोई पढ़ाता।
वो नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज रहता है। तो जिसकी जो आइडेंटिटी थी 12 से 20 साल में, वो 20 से 35 साल में किसमें बदल जाती है? इंटीमेसी में। भाई 12 से 20 साल तुम अपने आप को शो ऑफ करोगे, तो या तुम्हें कोई पसंद करेगा या तुम किसी को पसंद करोगे, सीधी बात है। भाई इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एक बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कमिटमेंट, लव टू बिलोंगिंग ऐसे बोल सकते हैं जिसको अपन लोग। कल किसी एक पे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, वो स्टाइल, दैट इज इंटीमेसी। तो 12 से 20 साल में अगर आपने आइडेंटिटी शो की, तो 20 से 35 साल आप कौन सी एज में चले जाओगे? इंटीमेसी में। और इस दुनिया में हर कोई लोग गया है। भाई हम कहां से आए? इंटीमेसी की वजह से तो आए हैं, वरना हम कैसे आते? सीधी सी बात है। भाई हमारे मम्मी पापा ने शादी की तब तो हम आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 से 20 साल में आइडेंटिटी हुई, इसकी वजह से 20 से 35 साल में अर्ली एडल्टहुड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इसमें होती है इंटीमेसी। इसी सेम एज का कोई भी बंदा अगर उसको प्रॉपर सोसाइटी में वो लव अफेक्शन नहीं मिला, तो इंटीमेसी 20 से 35 साल के बच्चा तो चला जाएगा इंटीमेसी में, किसी ने किसी को पसंद करेगा या कोई उसको पसंद करेगा, सेम एज का बंदा चला जाएगा आइसोलेशन में। वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि देखो इनका सब कुछ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज आइसोलेशन। फिर 20 से 35 साल वाला बंदा, जो 35 साल के बाद में कुछ धीरे धीरे डिजेनरेशन फेज आनी शुरू, इरिक्शन कहता है, मैं नहीं कहता, वो कहता है कि 35 से 65, 35 से 65 की एज में आती है जनरेटिविटी। क्या आती है? जनरेटिविटी का मतलब है काइंडनेस, अपने बच्चों के कैरियर पे ध्यान देना, अपना खुद का मकान बनाना, अपनी खुद की गाड़ी लेना, बच्चों को पढ़ाई का ध्यान देना, सोसाइटी में काम करना, मतलब अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना, एज अंकल टाइप ऑफ पर्सन, किसी का ताऊ, किसी का अंकल, किसी का भाई, ऐसा करके जान पहले हो चुका है 20 से 35 में। तो अब ये मामला चला है 35 से 65, इसी एज में जिसको आइसोलेशन में था वो चला जाता है स्टैग्नेशन में। किसमें चला जाता है? स्टैग्नेशन का मतलब वही, वो तो केयर केयर कर रहा है, वो अकेला आइसोलेशन की स्टाइल में बैठा हुआ है। अब 65 से लेकर डेथ तक, दैट इज लेट एडल्टहुड, क्या बोलते हैं इसको? इसमें पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार होता है। 65 से ऊपर से आप किसी पर्सन से बात करना, वो कभी झूठ, उसको पता है क्या कर लेंगे मेरा, दैट इज इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपनी पिछली लाइफ के बारे में, अपनी नई जनरेशन, अपने पोते को, ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर को, या अपने किसी दोहिते को, कोई भी उसका जो नाता दोहिता जो भी है, उसको सही बात बताएगा, एकदम एग्जैक्ट बात बताएगा वो, कि देखो तुम्हें गाड़ी ऐसे नहीं चलानी है, ऐसे हो जाता है। कुछ कुछ लोग बोलता है तुम्हें ऐसे नहीं करना है, हर किसी अननोन से बात नहीं करनी है, ऐसे ऐसे। तो कोई बोलता है दादाजी आप उस टाइम, फिर वो अपनी सब बातें बताता है पूरी, कभी झूठ नहीं बोलते। 20 65 से ऊपर ऊपर वाले लोग देख लेना आप चाहे, सेम एज का, अगर उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, वो चला जाता है डेस्पायर स्टेज में। कौन सी स्टेज में? डेस्पायर का मतलब होता है डिसैटिस्फैक्शन फ्रॉम लाइफ। इंटीग्रिटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? डिस्पायर। डिस्पायर का मतलब होता है मैंने इतना पैसा क्यों कमाया, मेरे बेटे भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरी बेटी भी नहीं मान रही है, मेरे पोते भी नहीं मान रहे हैं, सबसे पहले मैंने होम वर्क किया, फिर मैंने होम लोन लिया, अब मैं होम एलोन हो गया। मतलब वो दैट इज द डिसैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ। मैं ईमानदारी से काम किया, अच्छे से मेहनत की, तब सिलेक्शन हुआ, होम लोन लेके मकान बनाया, अब मेरे को घर से अनाथ आश्रम में डाल दिया। तो वो कहेगा मैंने क्यों क्यों नहीं, मैंने जितने पैसे कमाए ऐसे क्यों नहीं की? वो नाराज रहता है, वो मरना चाहता है, दैट इज द डिस्पायर। ये इरिक्सन की थ्योरी कहती है। सेम अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, जो 0 से 18 महीने का बच्चा होता है, वो ट्रस्ट डेवलप करता है। क्या करता है? उसके अगेंस्ट में आता है मिसट्रस्ट। क्या आता है? अगर उसको माँ बाप का प्यार मिलेगा, या उसका माँ उसको दूध पिलाएगी, पापा अफेक्शन ध्यान देंगे, तो उसको ट्रस्ट डेवलप होगा कि यही मेरा सब कुछ है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होगा। उसमें नहीं होगा, अगर कोई माँ बाप नहीं होंगे उसके, तो ऑर्फन होगा, अगर बच्चा तो मिसट्रस्ट होगा। सेम ये आगे जाती है ऑटोनॉमी में। 18 महीने से लेकर 3 साल का बच्चा कौन सी स्टेट में जाता है? ऑटोनॉमी। क्या किसमें जाता है? ऑटोनॉमी का मतलब वो खुद कुछ ट्राई करेगा, खुद कुछ काम करने की कोशिश करेगा, दैट इज ऑटोनॉमी। अगर नहीं मिलेगी तो किसमें चला जाएगा? सेम एंड आउट। 3 से 6 साल का बच्चा किसमें जाता है? इनिशिएटिव, खुद कुछ काम करना स्टार्टअप करता है, कि कोई घर में गेस्ट आ गया, बोला नहीं मैं ले दे के आऊंगा ग्लास, मैं दे के आऊंगा चाय, मैं दे के आऊंगा कॉफी, जबरदस्ती से कुछ डाटा मारते हैं उसको, कुछ समझा देते हैं, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं। तो ऐसा करके इनिशिएटिव। सेम एज का 3 से 6 साल का बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, वो 3 से 6 साल वाले को देख के गिल्ट फील करता है। क्या फील करता है? तो इनिशिएटिव देखो, ट्रस्ट, मिड ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, सेम डाउट, इनिशिएटिव, गिल्ट। अब इनिशिएटिव वाला चला जाता है इंडस्ट्री में। किसमें चला जाता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है एक 6 से 12 साल की एज है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, अपना सेम जेंडर के प्रति रिलेशनशिप शो करता है। लड़का है तो लड़का फ्रेंड होगा उसका, लड़की है तो उसकी लड़की फ्रेंड होगी। दिन भर बाहर घूमते रहेंगे, लोगों के ऐसे ट्यूब लाइटें फोड़ेंगे, गाड़ी की हवा निकालेंगे, पत्थर फेंकेंगे, मतलब अपनी स्किल डेवलपमेंट करने को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किल गैंग फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं इसको। सेम जेंडर की गैंग बनाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। घर वाले बोलते हैं 8 बजे स्कूल होती है, घर वाले बोलते हैं 6:30 निकल जा, 3 बजे छुट्टी होती है, मम्मी बोलती है क्यों आ रहा है बेवकूफ, 6 बजे छुट्टी क्यों नहीं हो रही? धीरे धीरे आता तो आराम से डिस्टर्बेंस नहीं करता, घर पर काम तो करने देता अच्छे से, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत बदमाश भी तो होता है। इसको बोलते हैं गैंग फॉर्मिंग स्टेज। सेम एज का बच्चा इंफीरियरिटी फील करता है। क्या फील करता है? इंफीरियरिटी का मतलब क्या होता है? 6 से 12 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसी एज का बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, वो इंफीरियरिटी में भी स्कूल जाता है, बैग कितना अच्छा है, शूज पहन रखे हैं, पानी की बोतल लगा रखी है, क से कबूतर सीख रहा है, ए फॉर एप्पल सीख रहा है, 7 और 3 10 सीख रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, वो कब होता है? तो उसको फील होता है कि मैं अपने आप को क्यों, मैं ऐसे घर पे पैदा हुआ, या क्यों मेरे माँ बाप नहीं है, या क्यों मैं ऑर्फन हो गया, क्यों मेरे माता पिता नेगेटिव पेरेंट्स है, ऐसा। दैट इज, तो ये सोशल थ्योरी है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो मेरा यहाँ पर अल्फा का मीनिंग है कुछ। अल्फा का मतलब होता है केयर करने वाले पर्सन। वैसे आप सोसाइटी में देखो, आप किसी खाने में जाते हो, आपको खाना खिलाने वाले, टोटल खाने वाले चलो 1000 है, खिलाने वाले 100 लोग हैं टोटल, उनमें से 10-20 लोग ऐसे होंगे, समझ रहे हो कैसे होंगे? दैट इज मेल पर्सन। मिठाई डालो थोड़ी, थोड़ा और पर्टिकुलरली ऐसी जगह घूमेंगे जहां पे उनको घूमना अच्छा लगता है, जानबूझ के जबरदस्ती से, थोड़ा थोड़ा मैम, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करते रहेंगे, जानबूझ के कुछ इनको, दैट इज। अरे तुम मिठाई परोसोगे तो शुगर बढ़ेगी कम होगी? तो अल्फा सेल का काम क्या है? ब्लड शुगर बढ़ाना कि कम करना? तो अल्फा सेल के पास में एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये क्या करता है? ब्लड शुगर बढ़ाता है। तब सुनना पूरी बात, किसी भी खाने में 20%, किसी भी सेल में, किसी भी फंक्शन में 20% लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के नहीं नहीं मेरा हो गया, लड़कियां वैसे ही खाना खाती नहीं, सूंघती है। हाँ सच में इतना ही खाती है वो, एक मिठाई का पीस होगा, इसमें 3 बार खाने के बाद ऐसे ऐसे बिना हाथ धोए उनका काम हो जाता है। तो वो तो वैसे ही कम खाती है, और ये जल्दबाजी, मैम थोड़ा सा प्लीज। वो कहती नहीं नहीं मैंने खा लिया, नहीं मैम मुझे पता है आपने मेरे एक भी नहीं लिया, तो तू तेरा ध्यान रखना भाई, उसका क्यों ध्यान रखता है? तो ये अल्फा होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्फा। अब ये कहाँ होंगे वो हम बाद में बात करेंगे। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और इनका काम क्या होता है? अरे तुम किसी को स्वीट्स थाली में परोसोगे तो वो खाएगी, तो शुगर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना? वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे, बीटा सेल। दूसरी कौन है? बीटा सेल पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा, किसी भी फंक्शन में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लोग होते हैं।
ब्यूटीफुल समझ रहे हो? बी मतलब बीटा, बी मतलब ब्यूटीफुल, या मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो किसी भी फंक्शन में ज्यादा कौन होती है? लड़कियां होती है। चाहे महीना जनवरी का हो चाहे दिसंबर का हो, जैकेट किसके पहना हुआ नहीं मिलेगा, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। 70% ऑफ आइलेट्स, किसी भी आइलेट ऑफ लैंगरेंस में 70% कौन होती है? बीटा सेल होती है। तो बीटा सेल हमेशा, लड़कियां हमेशा किसी भी फंक्शन के सेंटर ऑफ अटेंशन में रहती है, यस और नो? अरे सेंटर में रहेगी ना, और कहां जाएगी? अपने घर में तो सेंटर में रहेगी ना। तो अब एक मैं बीटा सेल, एक मैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस बनाता हूं। बेवकूफों, मेरा इतना सा मकसद है कि तुम्हें याद हो जाए, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता। तो बीटा सेल बी मतलब बीटा बी मींस ब्यूटीफुल, और लड़कियां खाना कम खाती है तो शुगर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बस तीन बातें याद होगी। अब लड़कियां क्या होगी और कितनी होती है किसी प्रोग्राम में? तो लगभग लगभग लड़कियों से भर दो पूरा का पूरा गार्डन। थोड़ी थोड़ी जगह रखना बीच में, क्योंकि अल्फा भी तो खाना डालने आएंगे। तो आपको बीटा सेल का फंक्शन पता चला? बीटा सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, पेप्टाइड हार्मोन, एनाबॉलिक है, वेट गेन करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है? ये कितना परसेंट होती है? 70। अल्फा 20%। 20%, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा। बीटा सेल जहां जहां रहती है, अल्फा बर्तन लेके पहुंच जाते हैं। तो बीटा के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं? जहां जहां वो खाना खा रही है पंडाल में, भंडारा चल रहा है, वो आ जाते हैं। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आइलेट ऑफ लैंगरेंस में बीटा सेल कहां होती है? सेंटर में होती है। कितना परसेंट होती है? 70% होती है। काम क्या होता है? ब्लड शुगर कम करना होता है। अल्फा सेल कहां होती है? बीटा के अराउंड होती है, बीटा के चारों तरफ होती है। इसका मतलब क्या काम करेगी? ग्लूकागोन, वो ब्लड शुगर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अल्फा मतलब अपने मेल हो गए डोमिनेटिंग पर्सन, ये अल्फा। अब तीसरे होते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब डी मतलब डेल्टा, डी मतलब डॉग, कुत्ते टाइप ऑफ पर्सन। हाँ सच में कुत्ते टाइप ऑफ पर्सन का मतलब है, अब देखो, आप जो मानो या मत मानो, एक चीज सत्य है, आज तक के आधार पे मैं बता सकता हूँ, मेरे को जितना ऑब्जर्वेशन पता है, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते बने हैं, 80% रिश्ते किसी न किसी फंक्शन में बनते हैं। इस चीज को मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भाई, किसी के मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मम्मी पापा आए तो सामने वाले भी किसी के मम्मी पापा आए हुए हैं, वापस में एक मम्मी पापा दूसरे मम्मी पापा से मिलते हैं। अच्छा आपका बेटा क्या करता है? अच्छा मेरा बेटा तो नर्सिंग ऑफिसर है। आपकी बेटी क्या है? कि मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है। उस सामने वाले को पता है 80-20 है, इसका मतलब 100% सिलेक्शन होना है। किसी का बेटा नर्सिंग ऑफिसर है, इसका मतलब सामने वाले की जिसका नर्सिंग ऑफिसर लड़की है उसकी तो सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट है। लेकिन किसी की बेटी ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर है, फिर उसकी बेटी के माँ बाप पीछे खिसक जाते हैं। बाद में बात करेंगे कि उसको पता है 20% रिजर्वेशन है, क्या पता इसका नहीं हुआ तो कल के दिन जॉब मामले से तो थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। तो लगभग आए हुए होते हैं पेरेंट्स, तो लगभग इसमें यहाँ पर रिश्ता बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भूआ टाइप ऑफ पर्सन, फूफा टाइप ऑफ पर्सन, एक्चुअली फूफा जी होते हैं ना, यू नो अबाउट फूफा, समझ रहे हो आप लोग? किसी भी घर में कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, किसी की एंगेजमेंट करने जानी है, तो अपने जो दादाजी होते हैं वो फूफा जी को जरूर बुलाते हैं, क्योंकि दादाजी की नजर में फूफा से इंपॉर्टेंट पर्सन कोई नहीं है। क्योंकि घर की सबसे बड़ी तोप थी, उसको संभाल के किसने रखा होता है? फूफा जी ने संभाल के रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो कहीं पर भी सगाई वगैरह भी करनी है, अपने दादाजी अपने पोते की सगाई भी करने जा रहे हैं, तो किसको लेके जाएंगे? वो फूफा जी को। और फूफा जी इस चीज का बदला ले रहा होता है कि मेरे को ठगा गया है, मेरे को ठगा गया, तो इस चीज का भी। तो कुछ लोग होते हैं जो अल्फा और बीटा, देखो लगभग लगभग तो फर्जी होते हैं, मान लिया कुछ लोकल टाइप टर्की टाइप होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन भी तो होते हैं उसमें। भाई कुछ जेन्युइन लड़कियां भी होती है, कुछ जेन्युइन लड़के भी होते हैं। तो जेन्युइन लड़के लड़के होते हैं तो फिर आके मिलेगी। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जिसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं? वो इसके बीच में आ जाते हैं, वो 5% होते हैं। कितने होते हैं? अल्फा और बीटा के बीच में रहते हैं। क्वेश्चन आता है डेल्टा सेल कहां पाई जाती है? बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्या करती है? अल्फा को बोलती है "ए, इसमें कुछ नहीं है, ये फर्जी है"। बीटा को बोलती है "ए, ये फर्जी है"। दोनों का काम बनने नहीं देती है, मतलब इंसुलिन को भी सप्रेस करती है और ग्लूकागोन को भी सप्रेस करती है। इंसुलिन को बोल देना, बोलती है बीटा सेल को बोलती है लड़का फर्जी है, ठरकी है। और लड़के को बोलते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो डेल्टा का फंक्शन क्या है? सप्रेस अल्फा सेल एंड बीटा सेल, फाउंड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा सेल्स। समझ में आ रहा? मेरा बताने का मकसद ये था, तुम जैसे समझो वैसे समझो, अब बात खत्म हो जाएगी यहाँ। तो डेल्टा समझ गए? अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा सेंटर में, अल्फा राउंड, डेल्टा दोनों के बीच में। बीटा मेन होती है, 70% होती है, ब्लड शुगर को कम करती है। अल्फा मिठाई डाल डाल के शुगर बढ़ाते हैं, और बीटा खाती नहीं है, धीरे से खिसका देती है साइड में। ग्लूकोज लिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में डाल दिया, ले हेलो फिनिश। यही काम करती है। और क्या करती है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। हो गया काम। बीच में बीटा, साइड में अल्फा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या कर दोगे? डेल्टा कर दोगे। चलो जी, अब स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो। मेरा यहाँ अल्फा से स्टार्ट करो। याद हो गया? बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोलेंगे सर ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाते हैं? उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। राहुल कितना मिनट वेट करना पड़ेगा? कर लोगे? अच्छा ठीक। एक आज की क्लास और एक क्लास और मिल गई तो अपना एंडोक्राइन पूरा कर देंगे हम, बस बहुत है इतना। फिर 1 तारीख से आपके वो है ही। आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये बता देता हूँ कि मेरे 3 दिन नाइट ड्यूटी चली थी, मैंने 29 से बोला था, आपने शायद उस दिन देखा नहीं होगा। यूट्यूब की क्लास है वो आज से है, और उस यूट्यूब की क्लास शाम को 8:15 बजे है। तो आप लोग लाइव देखना, आपको बहुत चीजों का बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट ये है, देखो आप कम टाइम में कितना पढ़ सकते हो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है। एक ही क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो भी सिस्टम पढ़ाऊंगा, आज मैं एमएसएन की जीआईटी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसका पूरा निचोड़ निकल जाएगा एक क्लास में। एमसीक्यू
एमसीक्यू से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन लिया जैसे कि कॉलिसिस्टाइटिस का, कॉलिसिस्टाइटिस फिनिश करेंगे अपन पूरा वहीं पे और एकदम शॉर्ट, मतलब 5-7 लाइन में कोई डिजीज कैसे खत्म करनी है, फिर पर्टिकुलर सीक्वेंस से आपको बताया जाएगा राइट लगा लगा के कि इस सब्जेक्ट इस सिस्टम में ये डिजीज आपको याद होनी चाहिए थी, सिस्टम पूरा होते ही मैं बोलूंगा ये याद हुई कि नहीं हुई, जैसे सिलिवरी ग्लैंड, इसकी डक्ट, इसका सीक्रेशंस, इसका ये यहां से स्टार्ट करूंगा पूरा जीआईटी आपको, फिर उसके बाद में हर क्लास पूरी होने के बाद कम से कम 30 गोल्डन पॉइंट, हर क्लास जो आपको छत पे लिखवाता हूं ना वो ऑनलाइन, हर क्लास पूरी होने के बाद कम से कम कितने 30, और एक ही गोल्डन पॉइंट को कम से कम 2 मिनट तो समझाऊंगा, जैसे ईसीजी 2 मिनट में शॉर्ट, हार्ट डिजीज कोई कंजेनाइटल 2 मिनट में, कोई भी चीज है 2 मिनट में समझाऊंगा, तो वो एक एक्स्ट्रा होगी, तो क्लास लंबी भी चल सकती है, डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने क्या आते हो कितने, वो सामने कुल मिला के स्पीकर बजता है तो डांस होता है, ऐसे ही बोल दिया जाए नाचो तो फिर नाच हो जाता है और कुछ नहीं होता, तो आप लोग कितने क्या आते हैं उसके अकॉर्डिंग काम होगा, देखते हैं क्या होता है, बोल रहा हूं अभी तो सारी बातें सच्ची नहीं हो सकती, पहले क्या हूं ये तारे वाले मत बजाओ, 70% सीक्रेट इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल्स बॉडी में प्रॉपर होना जरूरी है, वेरी गुड, डायरिया के लिए कौन सा मिनरल्स देना जरूरी है, गुड, जिंक, डायरिया और इंसुलिन दोनों में ये जिंक, डन, लिख लिया। अब छोटी सी बात है, ये बीटा सेल है, हर कोई पर्सन पहले आप न्यू बॉर्न थे, फिर आप इन्फेंट बने, फिर आप टोडलर आए, फिर प्री स्कूल आए, फिर स्कूल एज आए, फिर एडोलेसेंट हुए, फिर अभी आप अर्ली एडल्ट डेज में हो 20 to 25 35, ठीक वैसे ही जब आप यहाँ पे वो कहाँ गया हो या जब भी हमारी बॉडी में, ये मैं बाद में जब आगे इंसुलिन का वो फंक्शन पढ़ूंगा तब आएगा कि इंसुलिन बनने से पहले प्रो इंसुलिन होता है, पहले होता है प्री प्रो इंसुलिन, फिर होता है प्रो इंसुलिन, फिर होता है इंसुलिन, तो जब चीजें बनती है एक साथ, जब हमारी बॉडी बीटा सेल होती है तो पहले इंसुलिन बनाती है, तो पहले इमेच्योर इंसुलिन बनता है, इमेच्योर इंसुलिन के अंदर अल्फा सेल भी होती है, बीटा सेल्स भी होती है, और उसके साथ साथ में 2-3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक सी पेप्टाइड होता है, ए चेन होती है, बी चेन होती है, सी चेन, 3 प्रकार की चेन होती है, ए बी सी, 3 प्रकार की चेन होती है, किसमें, इमेच्योर इंसुलिन में, प्री इंसुलिन में 3 चेन होती है, ए बी और सी, और जो ही इंसुलिन मैच्योर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये सबसे पहले सेल में से इसको बोलते हैं इनिशियल सीक्वेंस, फिर इसको बोलते हैं ए सेल, इसको बोलते हैं बी सेल, इसको बोलते हैं सी सेल, समझ बात, इसको बोलते हैं सेल बननी शुरू होती है, इसको बोलते हैं ए सेल, सी सेल, बी सेल, और उसके बीच में बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया इंसुलिन का कैरेक्टरिस्टिक। अब ये इमेच्योर इंसुलिन है, इंसुलिन धीरे धीरे मैच्योर होगा, मैच्योर होगा तो इनमें से क्या होगा, ये तो सी सेल है ये हट जाती है, तो मैच्योर इंसुलिन में कौन कौन सी सेल होती है, ए और बी, मैच्योर इंसुलिन में कितनी चेन होती है, ए और बी, तो ये हो गया आपका मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ऐसी होती है, इधर ए इधर बी और बीच में एक बॉन्ड होता है जो दोनों को मेंटेन करके रखता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब मैंने क्या बताया, इंसुलिन किसका बना होता है, प्रोटीन का, इसका मतलब इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, तो बताओ ए चेन भी किसकी हुई, प्रोटीन की, बी चेन भी किसकी हुई, ये जो यहाँ वाली मैंने दी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सी चेन भी किसकी हुई, प्रोटीन की, तो प्रोटीन को बोलते हैं पेप्टाइड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, तो एक बात बताओ आप, हमारी बॉडी में जितना इंसुलिन बनता है, इंसुलिन का मतलब ये, क्योंकि और ये किसका पार्ट है, इंसुलिन का ही पार्ट है, तो जितना इंसुलिन बनेगा उतना का उतना सी पेप्टाइड बनेगा, मेरी बात समझ में आई किसी को, ये आपको कहीं पर बुक में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जितना इंसुलिन बनता है उतना का उतना सी पेप्टाइड बनता है, इंसुलिन देखो, प्री इंसुलिन का मतलब क्या, ए बी सी, जस्ट मैच्योर होने से पहले सी कट गया, लेकिन बनेगा ना, पर बना इसके साथ में, इसका मतलब ये हुआ ये अलग हो गया, तो ये अलग पड़ा है, और ये प्रोटीन का है तो लिख दिया पेप्टाइड, इंसुलिन इज ए पेप्टाइड, सी इज ए पेप्टाइड, तो हमारी बॉडी में अगर 50 यूनिट इंसुलिन बनता है पूरे दिन में तो सी पेप्टाइड भी कितना यूनिट बनेगा, अगर 500 यूनिट इंसुलिन बन रहा है तो सी पेप्टाइड भी कितना बनेगा, 1000 यूनिट इंसुलिन बन रहा है तो सी पेप्टाइड भी कितना बनेगा, 1000, और 1 यूनिट भी नहीं बन रहा है तो सी पेप्टाइड भी कितना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो एक चीज याद रखना, ये सी पेप्टाइड का लेवल कई बार बहुत बड़ी डिजीज होती है, जैसे बहुत बड़ी लैब होती है वहां पे सी पेप्टाइड का लेवल चेक करते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल में नहीं होता, सी पेप्टाइड का लेवल इसलिए चेक किया जाता है कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, बताओ कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, टाइप 1 डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बना ही नहीं, तो बताओ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में सी पेप्टाइड ज्यादा होगा या कम, कम, ज्यादा कम होगा ना, ज्यादा कहां से होगा, तो भाई कम बोला था, हाँ मतलब होगा ही नहीं, मतलब इंसुलिन नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, और वो कम होगा तो वो भी कम होगा, गुस्सा तो नहीं आना, ठीक, कम होगा तो कम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं बोल दूं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में सी पेप्टाइड का लेवल कम नहीं होगा, क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि सी पेप्टाइड में इंसुलिन है, इसका मतलब सी पेप्टाइड भी है, लेकिन वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं हो रहा है, भाई टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन क्या है, कि इंसुलिन इज अवेलेबल बट नॉट एबल टू बाइंड विद द रिसेप्टर, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन, तो टाइप 2 में इंसुलिन तो है, तो सी पेप्टाइड का लेवल टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा होता है, टाइप 1 में कम होता है, ये बात समझ में आया, एक विधि होती है इंसुलिनोमा, बताओ क्या होता है इंसुलिनोमा, ओमा का मतलब क्या होता है, ट्यूमर, क्या होता है ट्यूमर, बीटा सेल का ट्यूमर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिनोमा, भाई इंसुलिन कौन सी सेल सीक्रेट करती है, और अगर बीटा सेल का ट्यूमर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलिनोमा, और अगर किसी पेशेंट को बीटा सेल का ट्यूमर हो जाए तो इंसुलिन भयंकर निकलती है, इंसुलिन और भयंकर इंसुलिन निकलती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पेशेंट को इंसुलिनोमा है तो बताइए उसका मेन साइन क्या होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्यों, ज्यादा इंसुलिन होगा तो ब्लड शुगर क्या होगा,
कम होगा ना भाई। इंसुलिन होगा मतलब इंक्रीज द इंसुलिन स्ट्रोम, इंसुलिन स्ट्रोम। इंसुलिन ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर कम हो जाएगा। एक डिजीज होती है ग्लूकागोनोमा, क्या बोलते हैं उसको? अल्फा सेल का ट्यूमर हो जाता है, उसमें सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये दो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में सीधा आ जाता है। एक छोटा सा वर्ड होता है लेकिन एग्जाम में आता है। इंसुलिनोमा में क्या होता है? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ग्लूकागोनोमा में क्या होता है? सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्यों? एक में इंसुलिन ज्यादा है, एक में ग्लूकागोन ज्यादा है, क्योंकि हमें फंक्शन पता है। और ट्यूमर होगा तो सीक्रेशन ज्यादा होगा। एक छोटा सा वर्ड बताऊं आपको, आप बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे हिसाब से जब आप जेआईटी पढ़ते हो तो उसमें एक छोटा सा वर्ड आता है यहाँ पर, एक्लेसिया। कौन सा वर्ड आता है? इज मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट डिमांड। जीआरडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्लेसिया। एक्लेसिया का मीनिंग क्या होता है? एक्लेसिया, ए मतलब क्या होता है? एब्सेंस। कैलेसिया का मतलब होता है जीआरडी। कैलेसिया का दूसरा मतलब होता है जीआर। कैलेसिया का मतलब एक्चुअली मीनिंग ये होता है, जीआरडी मैंने आपको याद करने के लिए बोलता है, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर लूज हो जाता है उसको बोलते हैं कैलेसिया। क्या बोलते हैं? मतलब एलईएस, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर या कार्डियक इंस्पेक्टर लूज हो जाए तो स्टोमक का कंटेंट कहां आएगा? ऊपर आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? जीईआरडी बोलते हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में रिफ्लेक्स कर गया, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको बोलते हैं जीईआरडी। उसी का दूसरा नाम है कैलेसिया। क्या है? तो एक कैलेसिया क्या हुआ? अगर किसी कारणवश, एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब यहां पर ऐसा है, अगर किसी कारणवश लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर का ल्यूमेन बहुत कम हो जाए, बहुत नैरो हो जाए, तो आप जो भी खाना खाओगे खाना आगे अच्छी तरीके से नहीं जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्लेसिया? द वेरी नैरोइंग ल्यूमेन ऑफ लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर। नैरोइंग ल्यूमेन ऑफ लोअर इसोफेजियल। अरे ये ढक्कन, ढक्कन नाम नहीं सुना आपने? ढक्कन ढीला हो जाता है उसको बोलते हैं जीईआरडी। ये ढक्कन है, ये ढक्कन स्टोमक के ऊपर इसोफेगस से नीचे जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एलईएस या बोलते हैं सीएस, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर। ये ढीला हो जाए तो होता है जीईआरडी, ये नैरो हो जाए तो होता है एक्लेसिया। क्या होता है? अब क्यों एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी? क्योंकि ये तो लोग बता देंगे सब, क्योंकि कैलेसिया का मतलब जीईआरडी, ए का मतलब बहुत नैरो। एक्लेसिया का साइन क्या होगा? क्या साइन होगा? जब भी आप खाना खाओगे, खाना यहाँ आते ही आपको भयंकर ऐसे दर्द जैसा होगा, स्पाज्म होगा। आप भूख लगी है, खाना खा रहे हो, आगे जाने की जगह नहीं। एक बार आपने देखा, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, स्पेशली कोई टाइट टाइट चीज ऐसे कुछ खाते हो, चिप्स ऐसा कुछ, तो अचानक से यहाँ के भयंकर दर्द होता है, वो फंस जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक कार्डियक स्पाज्म। वो हार्ट का स्पाज्म नहीं है, लेकिन कार्डियक इंस्पेक्टर के टाइट होने की वजह से हमारा स्पाज्म हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक कार्डियक स्पाज्म, उसको बोलते हैं। या फिर मैं बोल दूं दूसरा नाम, ये याद नहीं हो तो, पेन ड्यूरिंग सोलोइंग, उसको क्या बोलते हैं? गलत, ऑर्डिनोफेजिया। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनोफेजिया। तो आप याद रख सकते हो कार्डियक स्पाज्म या ऑर्डिनोफेजिया या सोलोइंग पेन। तो आगे जाने की जगह नहीं होगी, तो सोलो करेगा उसको दर्द होगा, यहाँ पर जाएगा खाना तो सोलो के जस्ट बाद में पेन होगा, तो ये एक्लेसिया का साइन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत अच्छा, ये कुछ अब देखो सब बेसिक चीजें सबको बताई। और जो नॉन सेट का पेपर बनाते हैं उसकी मेन थ्योरी क्या होती है? पूरा पेपर बना देते हैं, बना दिया क्वेश्चन बैंक, अच्छे से क्वेश्चन बना दिए, फिर क्वेश्चन की मार्किंग देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एक बार पढ़ते सीधे सीधे आ रहे हैं, वो रखते हैं 50 50 क्वेश्चन हटा देते हैं वापस, फिर उसमें 25 क्वेश्चन डालते हैं या 20 क्वेश्चन डालते हैं ऐसे, जो जिसने स्पेसिफिकली पढ़ा है उसको याद होगा, और 15 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जिसका आंसर अभी तक पता ही नहीं है उनको, खुद कोई जानबूझ के। तब और ऑप्शन देंगे ऐसे ताकि तुम छोड़ नहीं पाओ, क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा तुम छोड़ नहीं पाओ, लेकिन उसका आंसर तुम आइडिया लगाओगे वो नहीं होगा। कितना ही कोशिश कर लो, जो तुम आइडिया लगाओगे वो आंसर नहीं होगा। आंखें बंद करके तुक्का मारोगे तो सही हो सकता है, दिमाग लगाओगे तो नहीं होगा सही। 10 क्वेश्चन है, हाँ पक्का है, मैं तो एक एक क्वेश्चन का निचोड़ रखा है पूरा। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दिमाग लगाओगे तो कभी सही नहीं होगा, आंखें बंद करके तुक्के मारे तो 2-3 सही हो जाए, 2-3 सही होंगे बराबर होगा, फायदा कुछ होगा नहीं। तो ऐसे ही होते हैं, वो पता नहीं चलता हमें। तो 50 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 45, पहले तो 60 क्वेश्चन नॉर्मल आते थे, अब 45 आ रहे हैं, थोड़ा ऐड हो गया पेपर। 45 क्वेश्चन जिसने सेल्फ स्टडी भी किया है उसका, अब मैक्सिमम स्टूडेंट देखना आप सब बोलेंगे मेरे 45 नंबर तो आ जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। बात तभी आएंगे जब कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं, एक दो हर डिजीज में 5-10 लेके ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो बहुत रेयरेस्ट होती है, उनमें से एक टर्मिनोलॉजी वो डालता है उसमें। और उसमें ऑप्शन ऐसे डालता है कि तुम चाह कर, एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, तुमने बहुत अच्छे से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ लिया होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पॉलीयूरिया होता है, ओलिगोयूरिया, ये चार ऑप्शन देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, which of the following findings seen in glomerulonephritis except? ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी हीमेचूरिया, ऑप्शन डी प्रोटीनयूरिया। कौन सी चीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नहीं दिखती है? प्रोटीनयूरिया होता है, हिमेचूरिया होता है। अब बात फंसी किसमें? और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं एक भी कैंडिडेट ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता। क्यों बताओ? क्योंकि तुमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ रखा है, और जिस किसी ने भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ सकता है, वो नॉन सेट वाला टीचर कहता है, जो पेपर बनाता है वो छोड़ेगा नहीं। नॉन सेट में 95 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप छोड़ नहीं सकते। हिम्मत करके तुम लोग 10 छोड़ दोगे, बाकी नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन ऑप्शन इतने गंदे होंगे, ये करूं तो वो करूं, ये करूं तो वो करूं। यार ओलिगो होता है कि पॉली, यार प्रोटीनयूरिया होता है तो यूरिन तो ज्यादा ही आता होगा। हिमेचूरिया होता है तो यूरिन में तो ब्लड आता है, इसका मतलब यूरिन नहीं आएगा तो ब्लड कैसे आएगा? तुम दिमाग लगाओगे वहां, लेकिन एक्चुअली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यूरिन आउटपुट लेस देन नॉर्मल होता है, ओलिगोयूरिया होता है, पॉलीयूरिया नहीं होता। हो गई ना बात? ये छोड़ नहीं सकता कोई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, नहीं छोड़ पाते और ये गलत हो जाता है। और बाहर निकलोगे आपका सही है सही है सही है सही है, 10 साल भी बीत जाएंगे, आंसर की आएगी नहीं, हमें लगेगा हमारा सही था फिर भी नंबर क्यों नहीं आया, हमारे हिसाब से तो 20 गलत हो रहे थे। जो कोचिंग वाला ने आंसर की करवाई उसके कोचिंग वालों को कौन सा पता है? कोचिंग वाले भी फेंकते हैं, सीधी बात ये है। कोचिंग वाले, मैं सही बात बताऊं, हाँ सही है, मैं अपनी बात कभी नहीं छुपाता, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई भी आप कोचिंग वाला देखेगा पेपर होने के बाद क्या बोलेगा पता है? 90% क्वेश्चन हमारे में से आए, 80% हमारे में से आए, देखिए 80% 90%। मैं कहता हूं एक कोचिंग वाले अली सर आंसर को गोली मार, क्वेश्चन बता दे कौन कौन सा है, 90 नहीं बता पाएगा। ऐसे बोलना होता है मेरे से आए 90%।
झूठ है वो बात, ये रियलिटी है। बस एक्सप्लेनेशन से आता है, एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आएगा? एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप कभी भी, अभी भी कहता हूं आपके पास 15 दिन है, अभी भी आपके पास 15 दिन है, जो टेक्निक बताऊं वो फॉलो कर लोगे, आपके 10 नंबर बढ़ सकते हैं। टेक्निक एक ही है, 2 मिनट में बताऊंगा, एक ही टेक्निक है। जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आपके कितने नंबर आ रहे हैं काउंट ही मत करो। टेस्ट सीरीज लगाओ, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, डजंट मैटर, गिनो ही मत, बस एक चीज ध्यान कर लो। एक बात बताओ, मैंने ऐसे इतने स्टूडेंट देखे जिनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आते हैं आप पाकर खुश हो जाते हैं। एक बंदा जिसके 80 आ रहे हैं, एक आ रहे हैं 50, 80 वाला इतना खुश होता है अपना तो हो जाएगा। एक बंदा जिसके 50 आ रहे हैं, उसने देखे ही नहीं मेरे कितने आ रहे हैं, उसने क्या किया, जो जो उसने छोड़ रखा था टेस्ट, जो टेस्ट लगाया आप 1 घंटे में टेस्ट लगाए, मानो कि 100 क्वेश्चन का था 1.5 घंटे में लगाया होगा। वैसे आप रूम में बैठते हो तो कोई भी बंदा 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं लगाता, हर एक बंदा 40 मिनट में लगाता है, मेरी गारंटी है। जितने भी बंदे यहाँ पर बैठे हैं 30 मिनट में पेपर करते हैं सब, कोई भी पूरा टाइम लेके नहीं करता, ये गारंटी है। ये आदत गलत पड़ती है, थोड़ा टाइम ज्यादा, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की आदत डालनी है पहले, क्योंकि आप सोचते क्या है, हम पेपर के टाइम 2 बार पढ़ लेंगे। जब तुम्हारी आदत ही नहीं पड़ेगी तुम कैसे पढ़ लोगे? भाई तुम्हारी आदत पड़ी है एंड टाइम किसी को तू 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 बोलने की, तो अचानक से जिस समय तुम्हें जी बोलना है उसमें तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड में क्या फिट हो रखा है, तू। तो बात वही है, तुम्हारी आदत पड़ गई है 90 क्वेश्चन 30 मिनट में करने की, तो तुम पेपर में भी एक बार ही पढ़ोगे, क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे आते हुए 3 नंबर कम हो गए, क्योंकि 3 नॉर्थ साइड में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़ने की वजह से सही होंगे, सिर्फ पढ़ने, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और 3-4 क्वेश्चन का रिलेशन होगा आपस में, एक का 3 के साथ में, 3 का 27 के साथ में, ऐसा कुछ रिलेशन भी होता है 3 क्वेश्चन का। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है तो आपके 3 नंबर बढ़ गए। अब टेस्ट सीरीज में क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ, आपके अगर क्वेश्चन किए आपने और आपके नंबर आते हैं 55, तो जितने आपके राइट है उसको वापस कभी देखना ही नहीं है। अगर आपके 55 आए और आपके 80 आए, 80 देख के खुश हो गए, तो आपने टेस्ट सीरीज से क्या सीखा? आपने टेस्ट सीरीज से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अगर आप टेस्ट नहीं लगाते तो भी आपको 80 आ रहे थे, टेस्ट लगाने के बाद भी 80 आ रहे हैं। अब आपको टेस्ट सीरीज से बेनिफिट लेना, सिलेक्शन लेना है ना, आपका पर्पस क्या है, माइनस कम करना है, आपका पर्पस क्या है, नेगेटिव कम करना है, आपका पर्पस क्या है, नंबर बढ़ाने, यही तो पर्पस होता है। अब आपके जो 45 क्वेश्चन है, जैसे 100 क्वेश्चन थे, 55 आपके राइट थे, 33 आपके गलत थे, 10 आपके छोड़े हुए थे। जो ये टेस्ट पूरा होता है ऑन द स्पॉट, इस 45 को 15 प्लस 15, 15 मिनट में, और 15 मिनट 2 बार रिवीजन करना है। अब तो हाथ 55 को देखना भी नहीं है, जो सही है उसको, आपका पर्पस है नंबर बढ़ाना। अब देखो एक बात बताओ, आप लोग इसे नंबर कैसे बढ़ेंगे? रोजाना का आप एक टेस्ट देते हो, ये आपके 45 में से एक क्वेश्चन तो किसी न किसी नेक्स्ट पेपर में देखने को मिलेगा। चलो आपके पेपर में नहीं आएगा नॉन सेट में, लेकिन आप रोजाना की टेस्ट सीरीज लगाते हो, महीने में 30 लगाते हो, 3 महीने में 90 लगाते हो, 3 महीने का आप टेस्ट सीरीज ले रखा है, तो आने वाले 2-3 दिन बाद इस 45 में से एक क्वेश्चन आएगा। जो नेक्स्ट पेपर टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कहां से लाएगा बनाने वाला, यहीं से तो देगा। अब उसके अगले दिन बाद टेस्ट होगा, उसमें फिर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो रोजाना के आप 45 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे बस उसको पढ़ना है, तो आपके अगले क्वेश्चन में इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा। और मैं एक बार और कह देता हूं, तुम 2 बार भी रिवीजन करोगे सारे याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आते तो होंगे भाई, 45 में से 25 तो होंगे। अब इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो आपके 2 नंबर बढ़ गए, तो पहले आ रहे थे 55, अब होने लग जाएंगे 57, फिर नेक्स्ट सीरीज में आपने जो नहीं आ रहे थे उसको किया, ऐसे करते करते आपने 100 टेस्ट लगा लिए और आपके 10 नंबर नहीं बढ़ जाए तो बताना। मैंने आज तक किसी भी टेस्ट सीरीज में नंबर काउंट नहीं किए मेरे कितने आ रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज, अभी भी टेस्ट सीरीज लगाता हूं मैं, अभी भी टेस्ट सीरीज देखता हूं, टेस्ट सीरीज लगाता हूं, जो सही सही है उसको छोड़ दो, गलत कौन से हैं उसको वापस 3 बार देखता हूं, सेम टेस्ट पूरा होते ही 3 बार। अच्छा इसमें मैंने ये किया, मैंने क्या दिमाग लगाया, अच्छा ये इसमें ये लगाया है, समझ में नहीं आया, माइंड में सोच लोगे, जब भी कभी पढ़ेंगे माइंड में रखेंगे, इसमें ये आंसर था, क्यों था आपको। देखो अगर आपके जितने आ रहे थे उतने में आप खुश हो तो आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे? भाई आप किस लिए टेस्ट सीरीज लगाते हो? इंप्रूव करने के लिए, या आपने का पता करना है हम कितने पानी में, उतना तो पता वैसे ही हो जाएगा, तुम नहीं लगाओ तो पता ही है भाई, टेस्ट सीरीज में ये तो पता ही है, तुम नहीं लगाओगे तो भी तुम्हें ऐसे आ रहे हैं, तो क्यों लगाई? टेस्ट सीरीज का मतलब है जो नहीं आ रहे उसको लेना है, नंबर बढ़ाना है, माइनस कम करना है, बस ये करने के लिए जो नहीं आ रहे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जो नहीं आ रहे उसको डबल मार्किंग कर दो, डबल हाईलाइट कर दो, वही पढ़ना है, जो आ रहे हैं उसको नहीं पढ़ना। यही कंपटीशन का रूल है, इंप्रूवमेंट, ये अचीवमेंट है, एक दिन में नहीं होता सिलेक्शन, लेकिन एक दिन में आज नया क्या सीखा वही सिलेक्शन है, बस इतना सी बात है कि आप टेस्ट सीरीज से ये सीख गए, आपका सिलेक्शन। ऐसा बहुत सारे बच्चे जिसने कभी कोचिंग नहीं की, सिर्फ टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ इस टेक्निक से। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी एक ही बात है, वो मैसेज करके बोलते हैं सर हमने आपकी वो टेक्निक फॉलो की, वो टेक्निक फॉलो की, हमारे नंबर बढ़ गए, हमने खूब ट्राई नंबर नहीं बढ़ रहे थे, हम पहले खुश हो रहे थे हमारे 70 आ रहे हैं। आप भी जेएनसी का कोई भी टेस्ट यहाँ होता है मंगलवार को, टेस्ट ट्यूसडे को, कितने नंबर आ रहे हैं काउंट मत करो, आप घर जाके देखो मेरा गलत कौन सा है, बस मेरा गलत कौन सा है, यही सिलेक्शन है। जो गलत है उसको 2 बार पढ़ लो, उसको हाईलाइट कर दो पेपर में, या फिर अभी 2 बार पढ़ लिया और एक बार में सारा याद नहीं होगा, मैं कह रहा हूं अगर किसी को नहीं होता तो आप जो जो गलत है उसको गहरा गहरा हाईलाइट करके रख दो पेपर, एग्जाम से जस्ट पहले तुरंत पेपर पलटोगे, हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ वो पढ़ लेना, नहीं याद हो तो रट लेना। 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो, वापस पेपर देने जाओगे तो 100 पेपर पढ़े आपके सामने, तुरंत तुरंत पेपर पढ़ लोगे, 10 क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट एक पेपर फिनिश, 1 महीना 20 मिनट, 1 मिनट में कितने, 1 महीने में कितने पेपर होते हैं ट्यूसडे के 4, और 1 महीना कितने में फिनिश हो जाएगा 20 मिनट में। भाई 10 क्वेश्चन 5 मिनट लगेंगे आपको पलटने में, नहीं आएगा वो, इधर रखा, मैं तो ऐसे ही करता था, सारा याद। आप बोलते याद कैसे हुआ, ये हो गया एग्जाम से पहले हम रिवीजन, जो नहीं याद हुआ हमें हम रिवीजन करके चले गए, हम आंसर करके आ गए, हमें क्या करना, एक्यूट डिस्टोनिया आईपीएस में क्यों होता है, तो नहीं याद नहीं है भाई, अपने को गोला भर के आ जाना है, दिमाग क्यों लगाना, होता है तो होता है, क्या करना उससे अब। इसलिए जो नहीं याद समझ में नहीं आया उसको रटना, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, जब तक जॉब नहीं लगे सिलेक्शन के लिए पढ़ना, जॉब लग जाए नॉलेज के लिए पढ़ना, क्योंकि मेहनत तुमने कितनी भी की हो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लोग आपका एग्जांपल नहीं देंगे, बोलेंगे ये वहां जाके घूमता है रोड पे, तुम एक दिन सामान लेने चले गए उसका भी फोटो खींच लेंगे, देखो रोड पे घूम रहा था इसलिए नहीं हुआ, अरे बेवकूफ मैं इंपोर्टेंट चीज लेने गया था, पेन खत्म हो गया, हाइलाइटर खत्म हो गया, क्लास में बैठने नहीं देते अली सर इसलिए गया, लेकिन सच में ये रियल है, ये एकदम क्लियर है। तो इसीलिए प्लीज जो बताया वो कर लेना, और बाकी इंपॉर्टेंट क्या है वो शाम को 8:15 वाले पे छोड़ दो अब आप, ठीक है ओके। तीसरा, आपने नाम सुना हाइपोथैलेमस, एक आया हार्मोन था जीएचआरआईएच, जीएच जो ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता था, ऐसा कैसा हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, वो डेल्टा सेल, मतलब जीएचआरआईएच कहां से सीक्रेट होता है, आप बोलना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं हो तो कहां से करोगे, कहां से करोगे, डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियाज, दोनों याद रखना है। पहले नंबर पे
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कई बार ऑप्शन में नहीं हो, तो डेल्टा साइड ऑफ पेनक्रियाज से जीएचआरआई जिसको सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं, वो इंसुलिन और बीटा सेल दोनों को क्या करता है? सप्रेस करता है। एग्जांपल के लिए ऑक्ट्रोइटाइड भी बोलते हैं। एब्यूंडेंटली का मतलब है मेनली। एनालॉग का मतलब होता है सेम। आपने एक दो ड्रग सुनी होगी, आइसोट्रेटिनियन। नाम सुना आइसोट्रेटिनियन? किसने सुना है? हुँ? किसने सुना आइसोट्रेटिनियन? राहुल ने सुना? राहुल ने नहीं सुना। हैं? हेलो, किधर है आवाज आ रही? बोलो। आपने विटामिन ए पढ़ लिया? विटामिन ए पढ़ लिया? विटामिन ए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, टेराटोजेनिक होता है। ज्यादा मात्रा में नहीं देते। कौन सा विटामिन प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक होता है? वीक टेराटोजेनिक है। वीक का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा नहीं देते। हर विटामिन की डोज प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा करते हैं। बस एक विटामिन ए ऐसा है, ज्यादा देने से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, मतलब फीटस को डैमेज कर सकता है। तो आइसोट्रेटिनियन एक ड्रग होती है जो किसी के काली काली छाया हो जाती है ना, यहाँ पर एक क्रीम आती है, मोमेटोसोन एंड आइसोट्रेटिनियन। मोमेटोसोन एंड आइसोट्रेटिनियन, ये विटामिन ए का एनालॉग है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, बटरफ्लाई टाइप मास्क होते हैं, उसके ऊपर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आइसोट्रेटिनियन। और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि विटामिन ए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसीलिए ये याद रखना है कि विटामिन ए का एनालॉग होता है। डन? मैं आगे बढ़ूं? याद रहेगा आइसोट्रेटिनियन? अरे रहेगा तुम्हें। हमारी बॉडी में तीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक होता है विटामिन ई, पहले ई, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इज ई, देन सी, देन ए। तो अब कई बार हमें प्री एक्लेम्सिया होता है तो हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, तो ई और सी देते हैं, ए नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा टेराटोजेनिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। अब मैं अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं हम आज, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें फुल एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए। आपने नाम सुना होगा विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द रिच एंटीऑक्सीडेंट। एंटी, आपने फेस वॉश देखा होगा, उसके ऊपर लिखा है टू मच एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन ई फेस वॉश, डीप त्वचा तक जाए और इसके पूरे ऐसे करे और निखार लाए। दैट इज, जिस किसी पर्सन में विटामिन ई अच्छा होता है उसका चेहरा चमकता है, ऐसा बोलता है। लिखा होता है फेस वॉश के ऊपर विटामिन ई, विटामिन सी लिखा होता है कि नहीं होता? अरे होता है, तुम्हें नहीं पता है, देखा नहीं होगा तुमने। तो ऐसा होता है, मैंने ऐसा कहीं देखा दुकान में मेडिकल वाले, तब मुझे पता चला कि विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इनको एंटी स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। टोको, विटामिन का नाम क्या है? टोको। टोको मतलब चाइल्ड, फेरॉल बियरिंग, इसका मतलब इसकी कमी से रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो चाइल्ड बियरिंग हो गया, एंटी स्टेरिलिटी हो गया, ब्यूटी विटामिन हो गया। आप मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती होगी लड़कियां, सुना आपने? कभी सुना लड़का कोई बनता होगा मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड? कभी नहीं सुना, होता ही नहीं है। अरे वो कोई बाई चांस बन गया होगा, कभी ऐसा नहीं होता, नहीं होता। सुनो, जो भी लड़की मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती है, उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि वो इसका स्पीकिंग कैसा है, गेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, लैंग्वेज है, सारी चीजें देखी जाती है उसमें। ऑल ओवर उसकी मार्किंग होते हैं। उसमें एक मार्किंग ये भी होता है, उसकी क्लेविकल प्रोमिनेंट एक्ट नहीं है, ये मार्किंग होती है ना? क्लेविकल प्रोमिनेंट एक्ट नहीं है, ये मार्किंग होती है। इसलिए वो पता नहीं स्लीवलेस ऐसा चलता है जैसे क्लेविकल दिखवाने के लिए ज्यादा। जो भी कोई मिस यूनिवर्स बनती है उसने उसकी ड्रेस के अंदर क्लेविकल क्लेविकल ज्यादा शो ऑफ कर रखा होगा, ये आप चाहे देख लेना। लड़की की अगर क्लेविकल प्रोमिनेंट है तो वो ब्यूटी है, और लड़के की अगर क्लेविकल प्रोमिनेंट है तो मेरास्मस। कौन सा डिसऑर्डर है? मेरास्मस है। सच में, व्हाट द मीनिंग ऑफ मेरास्मस? मंकी फेस, ओल्ड मैन लुक, ओनली मसल्स, ओनली स्केलेटल, नो टिश्यू, नो फैट। पैंट को पकड़ो नीचे उतर जाती है, दैट इज बेगी पैंट्स, दैट इज बेगी पैंट्स, नो सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द ग्लूटियल फोल्ड्स, उसको बोलते हैं मेरास्मस। और मेरास्मस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेरास्मस के बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, दैट इज वेरासियस ईटिंग। क्या बोलते हैं? वेट बहुत कम होता है, बॉडी के ऊपर कहीं प्रोटीन नहीं है, कहीं मसल्स नहीं है, ओनली स्केलेटल है, कहीं फैटी टिश्यू नहीं है, लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगती है। और क्वासिकॉर के बच्चे में भूख कम लगती है, प्रोटीन की कमी है, एसाइटिस हो रहा है, इडिमा हो रहा है पैरों में, हर जगह चांद सा मुकड़ा हो गया है, हेपेटोमेगली हो रहा है, भूख नहीं लग रही। जब भी लीवर काम नहीं करता तो भूख, तो क्वासिकॉर में इडिमा है, मेरास्मस में मरा हुआ सा बच्चा है, एकदम ओल्ड मैन लुक, मंकी फेस। और कुसिंग में कौन सा होता था फेस? मून फेस, और वही मून फेस क्वासिकॉर में होता है। क्वासिकॉर में ये बात याद है। और क्वासिकॉर में प्रोटीन भी कम है, तो बॉडी में बाकी वाला मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाता है। तो ये बाल है ना, ये झंडे जैसे, यू नो अबाउट झंडा? झंडा समझते हो? अरे तिरंगा जैसे हो गया एग्जांपल। तो तिरंगा जैसे मैं नहीं बोलेंगे, किसी और झंडे की बात कर ले। फ्लैग साइन, अल्टरनेट बैंड ऑफ हेयर, दैट इज फ्लैग साइन। पिगमेंटेशन होता है ना ज्यादा, इस वजह से थोड़ा सा याद, ये बस भूख का याद रखना। कम भूख किसमें लगेगी? जिसमें बेबी ज्यादा मोटा है। ज्यादा भूख किसमें लगेगी? जिसमें कुछ नहीं है अंदर। ये अपोजिट, एग्जाम में क्वेश्चन अपोजिट आता है, अपोजिट वाला ही आता है। चलो, 1 से 2% पॉलीपेप्टाइड होता है, इसका कोई एंडोक्राइन फंक्शन नहीं है। चौथी सेल थी ना मेजर, उसका कोई एंडोक्राइन फंक्शन नहीं है, तो याद भी नहीं रखनी। तो आपको बेसिक बेसिक तो पता चल गया, एक्स्ट्रा चीजें भी पता चल गई, सब कुछ ठीक है। अब हम स्पीड बढ़ाते हैं।
बॉडी की एकमात्र लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, क्लेविकल। कोई बॉडी की लॉन्ग बोन हॉरिजॉन्टल नहीं है, सारी वर्टिकल है। चाहे पैलेंजेस देख लो, चाहे रेडियस देख लो, चाहे एल्ना देख लो, ह्यूमरस देख लो, टिबिया फिबुला देख लो, फीमर देख लो, एकमात्र लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज क्लेविकल। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट में कहीं से मौका मिलते ही उतार लिया करो हल्के से तुरंत, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे टेस्ट में नंबर कब बढ़ जाएंगे। बस इंपॉर्टेंट चीजें उतारना, फिर टेस्ट सीरीज देते रहना, तुम देखना ऐसे पढ़ेंगे। ओहो, आगे बढ़े, हो गया। अब दो माइनर है जो भी याद नहीं रखनी है, मेजर चार हो गई, अल्फा डेल बीटा डेल्टा पीपी। पीपी का कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, ऐसे ही है बस जीआईटी में करती रहो। अब लास्ट माइनर से, माइनर में दो, डी1 डी2, एंटेरोक्रोमेटिन। माइनर सेल डी1 ये वीआईपी, वीआईपी का मतलब होता है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ये क्या करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करती है, एग्जैक्ट नहीं करती बट हेल्प इन ग्लाइकोजन को तोड़ने में हेल्प करती है, और ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा। एग्जांपल कैसे, इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल ये है, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, आप 12 घंटे से एनपीओ थे, अचानक से आपने 1 किलो मिठाई खा ली, तो आपकी जीआईटी की कंसंट्रेशन बड़ी कम हुई। अचानक से शुगर अंदर गया तो जीआईटी में मूवमेंट बड़ा कम हुआ। तो आपने कई बार देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे, या फिर अभी कुछ कुछ साल पहले की बात मान लो, कि हम बहुत ज्यादा अचानक से मीठा खा लेते थे, तो हमें 2-4 एपिसोड जब तक डायरिया नहीं हो जाते तब तक हमारा बिना कोई ड्रग लिए डायरिया बंद हो जाता था। यस और नो भाई, हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड हुआ, जीआईटी मोटिलिटी बढ़ी, स्टूल पास हुआ, 3-4, जब तक जीआईटी वापस नॉर्मल नहीं होगा तो कोई ड्रग, बिना ड्रग के डायरिया रुक जाता था। ऐसा होता था कि नहीं होता? वो किसकी वजह से होता था? वीआईपी की वजह, दैट इज सीक्रेटरी डायरिया। ऐसा डायरिया जो कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से होता है, उसको सीक्रेटरी डायरिया बोलते हैं। जो ही जीआईटी की कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल होगी, अपने आप डायरिया रुक जाता है। और लूज मोशन के बारे में आपने सुना होगा, होता है अपने आप ही रुक जाता है कई बार, जब तक वो इन्फेक्टिव नहीं हो। और कभी भी, इंपॉर्टेंट बात, इन्फेक्टिव डायरिया में लोपेरोमाइड एंटी डायरियल ड्रग नहीं देते, लोपेरोमाइड नहीं देते। इन्फेक्टिव डायरिया में डायरिया रोकने वाली कोई ड्रग नहीं दी जाती। क्या कह रहा हूं, इन्फेक्टिव डायरिया में डायरिया को रोकने वाली, इंस्पेक्टर को क्लोज करने वाली कोई भी ड्रग नहीं देती। एग्जांपल, डायरिया को रोकने वाली ड्रग होती है लोपेरामाइड, इन्फेक्टिव डायरिया में कभी नहीं देते। इन्फेक्शन को कम करने पे फोकस किया जाता है। आप चाहे देख लो, किसी को इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है, आप ओनिडाजोल दोगे, आप मेटानिडाजोल दोगे, आप एंटीबायोटिक दोगे, लेकिन आप ऐसी ड्रग नहीं दोगे जो जीआईटी को ब्लॉक कर दे लोअर पार्ट को। अगर किसी को इन्फेक्शन है, आपने जीआईटी को, लोअर को, इंस्पेक्टर को क्लोज करवा दिया, तो जो टॉक्सिन है बाहर नहीं निकलेगा, या तो इंटेस्टाइन पर हो जाएगा, और या भयंकर सेप्सिस हो जाएगा। तो कभी भी इन्फेक्टिव डायरिया में डायरिया रोकने वाली ड्रग नहीं, एंटीबायोटिक दिया जाता है। डायरिया धीरे रुकेगा, ओआरएस देंगे, आरएल देंगे, फ्लूइड्स देंगे, मेट्रोजिल्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, कल्चर करवा के देंगे, लेकिन डायरिया रोकने वाली ड्रग नहीं देते। ये तो आपने सुना ही होगा, वेरी गुड। तीसरी एंटेरोक्रोमेफिन। एंटेरोक्रोमेफिन एक सेल होती है जो सेरोटोनिन रिलीज करती है, दैट इज लोकल हार्मोन्स, कोई फंक्शन नहीं है, कहीं पे कहीं जाके थोड़ा बहुत लोकल काम किया, एंटी इंफ्लेमेटरी काम किया, और वापस अपना लोकल, दैट इज ऑटोकॉइड्स। ऐसा कोई भी हार्मोन जो लोकल सीक्रेट हुआ, लोकल काम किया, लोकल फिनिश हो गया, दैट इज ऑटोकॉइड्स। ये हो गया आपके। अब पढ़ोगे स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एनी ग्लैंड। नंबर एक ग्लूकागॉन। पहले स्टार्टिंग किसे करूं? अब एक बात बताऊं, अगर, हाँ जी, हाँ जी, पीछे, मैं पीछे, ये पीछे स्लाइड। तो मेरे को पीछे करने कहाँ बोला आपने? मेरे को बोलते मैं हो जाता। चलो चलो जल्दी, डन, आगे बढ़ो, बढ़ू क्या, बोलो। देखो बढ़िया बात बताऊं, आपने हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था क्या? हाइपो में T3 T4 क्या था? और हाइपर में आपने हाइपोपिट्यूडिज्म पढ़ा था, जीएच प्रोलैक्टिन क्या था? हाइपर में आपने एडिशन डिजीज पढ़ा था, स्टेरॉइड क्या था? कुशिंग में। सेम ऐसे याद रखना, ग्लूकागॉन का उल्टा है इंसुलिन। तो एक को याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। ग्लूकागॉन का जस्ट उल्टा कौन होगा? इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड शुगर बढ़ाना। अब कैल्सिटोनिन कैसे काम करता था? देखो हर चीज एग्जांपल से याद होगी। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या था? ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम कैसे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं करवाओ, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाओ, और ज्यादा फिर भी हो तो बोन को भेज दो, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाओ कैसे? जहां जहां मिले ले लो, तो लीवर को बोल दे दे, मसल्स को बोल दे दे, जहां भी है उसको ले लो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना दो, दैट इज ग्लूकागॉन का फंक्शन। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का किसका फंक्शन है? ग्लूकागॉन का। प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना किसका फंक्शन है? ग्लूकागॉन का। और इसमें फैट छोड़ के भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाना किसका काम है? ग्लूका। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ग्लूकागॉन स्टिमुलेट होता है, हमारा शुगर बढ़ा देता है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तब। तो क्या फंक्शन है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? प्रोटीन तोड़ेगा, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? तोड़ना, फैट को तोड़ेगा। रुको, ये देखो, अब रुको, ये ऐसे आएगा, कैसे आएगा? रुकना, ऐसे। क्या काम इसका? ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ब्लड शुगर लेवल क्या करना? इंक्रीज। कैसे? नंबर एक, पहला काम क्या, सुनना प्लीज, ये समझ में तभी, पहले ये इसको नहीं याद रखना, पहले पहले इसको भी नहीं देखो, पहले मुझे देखो। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, कम करता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, बस। अब इसको देखना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। ग्लाइकोलाइसिस, नॉट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। बताओ, ग्लूकागॉन इसको बढ़ाएगा, कम करेगा? कम करेगा, तभी तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा। देखो, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज है फिलहाल 200, अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा करता हूं तो ग्लूकोज से क्या बढ़ेगा?
ग्लाइकोजन। तो ब्लड शुगर कम हो गया, तो ये तो इंसुलिन का फंक्शन है। तो जब मैं आपको इंसुलिन पढ़ाऊंगा तो सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज लिखवाऊंगा, और जब भी मैं आपको ग्लूकागॉन पढ़ाऊंगा ग्लाइकोलाइसिस को कम करवाऊंगा। तो पहला फंक्शन ग्लूकागॉन का क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना कम करता है। breakdown of glucose to pyruvic acid decrease breakdown of glucose to pyruvic acid is called glucolysis। समझ में आई बात? पहला फंक्शन समझ में आ गया, ग्लाइकोलाइसिस को कम करता है, तभी ब्लड में ग्लूकोज बना रहेगा। भाई ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, अगर हमने बढ़ा दिया तो ब्लड शुगर कम हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ा के रखता है, तो डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा इंक्रीज, देखो अलग अलग करो, ग्लाइकोजन लाइसिस। ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगी कम होगी। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है? इसको बढ़ाएगा कम करेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो लिख दो इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। दूसरा फंक्शन याद हो गया कि ग्लाइकोजन से जरूरत पड़ने पर लीवर को बोलता है तेरे पास है, मसल्स को बोलता है तेरे पास है। ग्लाइकोजन दो ही जगह होता है, मसल्स में और लीवर में, उससे ग्लूकोज बना देता है ज्यादा, इंक्रीज। दो फंक्शन याद हो गए। तीसरा डिक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनने ही नहीं देता है, इसका मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना रहता है। ग्लाइकोजन बनने ही नहीं देता है। किसी का ब्लड शुगर 500 है तो ये ग्लाइकोजन बनने ही नहीं देगा, इसका मतलब ब्लड शुगर का ब्लड शुगर ही रह गया, ग्लूकोज ही रह गया। तो लिख दो डिक्रीज ग्लूकोज टू ग्लाइकोशंस। इसका मतलब कुल मिला के ये होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, ये होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, ये होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। समझ में आई बात? चौथा लास्ट जो सबको पता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागॉन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, किसी को भी लो नया ग्लूकोज बनाएगा, इसको इंक्रीज लिखूंगा। तो इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज, लिखो इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट शुगर दैट इज ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इंसुलिन पढ़ूंगा ना, कुछ नहीं करना, जहां एरो ऊपर है वहां नीचे कर देना, नीचे है वहां ऊपर कर देना, फिनिश इंसुलिन का फंक्शंस। ये हो गया ग्लूकागॉन। रटना ही मत, बस इतना ध्यान रखना ब्लड शुगर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएगा सोच लेना। याद हुआ आपको? तो जल्दी करो, याद हुआ? अभी तक क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिंचक डिंचक, आगे बढ़ते जाओ। सही है। हाँ, सरकार आशीर्वाद, आशीर्वाद है। नहीं आपका भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। है? आप आगे कौन सा? हाँ लिखा पहले में, डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जो डेफिनेशन लिख रखी है, ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड। तो ग्लूकोज टूटने ही नहीं देंगे हम, तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो ब्लड शुगर कम नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? थैंक यू। सही है, कोई ना, कभी कभी आता तो है, ये भी बड़ी बात है ना। जल्दी लिखो, इतना टाइम लगाओगे क्या? नोट्स बना रहे हो? सही है। बातें ज्यादा तो नहीं करते ये? नहीं ये तो नहीं करता, ये तो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, पता चल गया मुझे, आपके बोलने की स्टाइल से पता चल गया, आपने ज्यादा अंगुलियां की ना, मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो दुश्मनी निकाल रहे पर्सनल, इतना तो आइडिया लग गया। ऐसे मत करो भाई, जरा बच्चे पढ़ रहे हैं। है? हाँ ये तो अभी अभी बात कर रहा है, 24 घंटे में से 23 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो उसका। है? 24 घंटे में नींद भी लेते हो आप? आपको कह रहा हूँ आप। हाँ, नींद लेते हो? मुझे नहीं लगता। हाँ। मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ कौन कितना इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, मेरे पास ऐसी आईडी है जिससे सबसे पता चलता है कि कितना इंस्टाग्राम कौन यूज कर रहा है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, सब पता चलता है। हाँ जी, थैंक्स। चलो आगे बढ़े, हो गया क्या? बोलो। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ क्या? एक लाइन क्यों? आप बहुत धीरे लिख रहे हो मैम। हो गया? थैंक यू बोलोगे कौन? थैंक यू कौन बोलेगा? हाँ। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, जब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल रहता है, अच्छा खासा रहता है, वेट बढ़ता रहता है। और जिस किसी पर्सन की बॉडी से इंसुलिन गायब, वेट लॉस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में वेट लॉस होता है ना कि वेट गेन। तो बच्चे को जब भी डायबिटीज होगा उसका वेट बहुत कम होगा। अब कुछ नहीं बढ़ता, वेट गेन की वजह से डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज की वजह से वेट गेन कभी नहीं हो। वो पढ़ेंगे हम कॉज में, प्रीवियस। अब देखो नंबर 1, देखो उल्टा कुछ नहीं, इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नंबर 3 डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, नंबर 4 इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस एंड लिपोजेनेसिस। खत्म। उसका उल्टा कर दो, एरो घुमा दो बस, एरो, जोधपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जोधपुर, बस फिनिश। सही है, जल्दी करो रे।
11 बज चुकी है, कोई ब्रेक नहीं होगा, पानी वानी कम पीना, वरना ब्रेन से ज्यादा ब्लड काम किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले कह रहा हूँ, मैं भी पानी इसलिए नहीं पी रहा हूँ, प्लीज पानी कम ही पीना भाई, तुम्हें बोलना है नहीं वैसे भी। हाँ चाय, अपनी बड़ी वाली क्लास होगी ना, आपको चाय वाय सब समोसे तुमसे महंगे है क्या? क्या ही बात कर रहे हो, समोसे ज्यादा मांग लेते कुछ, सिर्फ समोसे। हाँ तो पहले मांग लेते ना, तुमने समोसे मांग के अपनी अपर लिमिट बता दी। कैसे लोग हैं यार, कुछ तो बड़ा मांगना चाहिए, कुछ तो अच्छा। हाँ हाँ, क्या, कौन बोल रही, कौन बोल रही, सिमरन क्या बोल रही, क्या खिला देगा, पिज्जा? आपको सेकंड अटेम्प्ट थोड़ी होगा, पहले अटेम्प्ट में पहली डिमांड भी अच्छी होनी चाहिए ना। नो, बिल्कुल नहीं, नहीं, हाँ हाँ, हाँ हाँ, नो। ए चुप रहो, तुम्हें समोसा ऐसा खिलाऊंगा, तो पीछे बैठे वाले चुप रहो, ठीक रहेगा आपके लिए। अब समोसा तो बाद में आएगा, 1 तारीख को, उससे पहले एनपीओ कर दूंगा अभी। चलो, हो गया ना, तो बेवकूफ को सेम ही तो उसका उल्टा करना था। अब हेडिंग लगाओ, डायबिटीज क्या होता है, कौन बताएगा डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ बताओ कौन बताएगा, जल्दी करो भाई, डायबिटीज शुरू करो, कोई तो बताएगा ना। व्हाट द मीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, चलो छोड़ो, तुम नहीं बताओ, मुझे करना पड़ेगा। देखो, डायबिटीज का मतलब होता है पॉलीयूरिया, मेलाइटिस का मतलब होता है शुगर की वजह से, शुगर भी ज्यादा है। इंसिपिडस का मतलब था फ्लूइड, तो डायबिटीज का मतलब ब्लड शुगर नहीं होता, पॉलीयूरिया से रिलेशन होता है। मेलाइटिस का मतलब ब्लड शुगर से रिलेशन है। तो डायबिटीज मेलाइटिस, पहली बात, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ऑफ कोर्स। इसमें किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का। किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इंसुलिन का मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। तो इंसुलिन या तो है नहीं, या रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा, तो कुल मिला के अल्टीमेटली मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इट इज ए मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन व्हिच द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विल बी अकर, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। अगर अफेक्ट हुआ तो आपको एनर्जी चाहिए, किसको एनर्जी चाहिए होती है, सेल को। देखो एक बात सुनो, आपने गैस टंकी नाम सुना है, सिलेंडर, किस किसने सुना है, ऐसी होती है, ये क्या है, ठीक है, सही है। एक बार जैसा भी, जस्ट फील इट, फील करो, फील में जो आनंद है वो इसमें का। अब देखो इधर, इसमें क्या है, गैस। आप गैस भरवा के लाते हो 14 लीटर, आप जो ये स्टार्ट करते हो 14 लीटर एक साथ बाहर क्यों नहीं आती। अब जो ये गैस स्टोव ऑन करते हो तो एक साथ 14 लीटर बाहर क्यों नहीं आती। इसके ऊपर क्या होता है, रेगुलेटर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, रेगुलेटर। बीटा सेल इज ए रेगुलेटर, इंसुलिन इज ए रेगुलेटर। जब ये रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो जितना भी ब्लड शुगर है वो सीधा, जितनी भी गैस है वो सीधी कहां आ जाएगी, बाहर। यस, और जल्दी बाहर आएगी तो 1 महीना चलने वाली गैस है वो कितने दिन चलेगी, बहुत कम टाइम, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, 1 दिन या 2 दिन, सही है। सेम है, आप इसको अप्लाई करते हैं। आपने खाना खाया, भयंकर, 1 किलो मिठाई खा लिया, भयंकर खाना खा लिया, तो खाना अंदर गया, खाने का मेटाबॉलिज्म हुआ, लीवर से मेटाबॉलिक हाउस, उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना। जो ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है तो वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। जो ही आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा, इंसुलिन आया, कौन, इंसुलिन आया, ब्लड शुगर को पकड़ा, सेल में डाल दिया। किस में डाल दिया, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, ज्यादा कम हो गया, तो आपकी बॉडी, आप कितना, जिसको डायबिटीज नहीं होती वो कितना ही मीठा खा लो उसकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती तो नहीं बढ़ती, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में रेगुलेटर काम कर रहा है। जितना भी खा लो, तुरंत इंसुलिन आया, ब्लड शुगर को पकड़ा, ब्लड से सेल में डाल दिया, तो सेल सेटिस्फाई, तो सेल खाने का वापस बोलेगी नहीं, खाने का नहीं बोलेगी तो काम चलता रहेगा। 8 घंटे बाद जब भूख लगेगी तो सेल स्टिमुलेट करेगी, जब खाना खा लोगे। और अगर सुनना, अगर किसी को इंसुलिन नहीं है तो आपने जो ही खाना खाया तो ब्लड में शुगर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट इज सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन होता तो क्या करता, उठा के सेल में डाल देता, यस और नो। तो अब अचानक से ब्लड शुगर बढ़ेगा, किसमें, ब्लड में, और आपकी बॉडी में सिर्फ ब्लड में शुगर रहने से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपकी सेल को भी शुगर पहुंचना चाहिए। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में से शुगर को उठाना और सेल में भेज देना। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपके ब्लड में शुगर क्या है, ये ज्यादा है, सेल में इंसुलिन क्या है, शुगर क्या है, तो सेल मैसेज भेजेगी हाइपोथैलेमस को, खा ले, खा, आप फिर खाओगे, ब्लड शुगर ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, आप क्या करोगे, और खाओगे, फिर शुगर बढ़ेगा। अब इंसुलिन नहीं है, उसको अंदर भेजेगा कौन, नहीं। तो जब जब जिस कोई भी पर्सन महीने के 30-40 हजार रुपए कमाता है वो सेटिस्फाई रहता है, उसको 99 वाला चक्कर नहीं रहता है। जो लोग रोजाना का 1 लाख रुपए कमाता है वो कहता है आज 1 करोड़ होने वाला है, आज 1 करोड़ होने वाला है, आज किसको लपेटना है। जिसके पास में जितने ज्यादा पैसे होते हैं वो ज्यादा गाड़ी लाता है, ज्यादा बंगले खरीद रहा है, ज्यादा मकान बनाता है, ज्यादा अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा है, यस और नो। तो 99 का चक्कर किसके पास रहता है, जिसके पास ज्यादा होता है। तो ब्लड में शुगर जितना ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा खाओगे, यस और नो। क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अगर आपका रेगुलेटर काम करता तो तुरंत सेल में डाल देते। रेगुलेटर क्या करता है, जितना जरूरत पड़ने पे उतना ही भेजता है। तो जब आपको स्ट्रेस आया, जब आपको जरूरत पड़ी, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको दौड़ना है, तो तुरंत ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, आपका काम हो जाएगा। जो एक्सरसाइज छोड़ोगे नॉर्मल हो जाएगा। आप देखना किसी की ब्लड शुगर 75 है, जिसको डायबिटीज नहीं है, वो कितना एक्सरसाइज कर ले उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, क्योंकि जब उसको जो जरूरत पड़ेगी अंदर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, एक्सरसाइज की, फिनिश, खत्म हो गया मामला, सेट। और आप देखना डायबिटीज वाले पर्सन को
इंसुलिन नहीं है, तो उसने जो ही खाना खाया सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, 8 घंटे बाद देखना ब्लड शुगर 50 हो सकती है। क्यों? अरे रेगुलेटर नहीं है, गैस खाली हो गई, अगले दिन खाना बनाना है, किससे बनाओगे? गैस है ही नहीं। तो रेगुलेटर नहीं होने का नुकसान क्या है? इंसुलिन नहीं होने का नुकसान क्या है? कि जितना भी आपने खाना खाया ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड शुगर बढ़ गई, वो 7-8 घंटे में यूज हो गई। अब खाना नहीं खाओगे तो सेल में तो है ही नहीं, भाई सेल वाली तो यूज ही नहीं होगी, तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज में क्या होता है? रेगुलेटर खराब हो जाता है गैस टंकी का। एक साथ गैस ज्यादा आएगी, एक साथ आएगी तो ज्यादा खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलेटर खराब है तो हर 6-6 घंटे से जितनी बार खाना बनना है इतनी बार एक सिरिंज लगाओ, उतनी बार भर दो। भाई जितनी बार खाना बनाना है उतनी बार गैस भर दो। ठीक है, गैस खाना बन गया, खत्म, ठीक है, और भरो, ऐसे चलता रहता है। सही है गलत है? यही डायबिटीज है और कुछ भी नहीं है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन नहीं है, सेल में भेजता नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होता रहता है। अब यार डायबिटीज, बेसिकली डायबिटीज को तो क्या प्रॉब्लम हुई? अब देखो एक बात और है, अपने को बेसिक नहीं पढ़ना है, अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो पहली बात यहाँ पे क्या लगी है? इट इज एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली। हालांकि ये भी दोनों अल्टर्ड होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? रीजन है अलग अलग है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, कॉज ड्यू टू मे बी एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, ए बी स्प्रिंग क्लियर, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन और रेसिस्टेंट ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन है नहीं या इंसुलिन है बट रेसिस्टेंट है। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि या तो इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन है बट काम नहीं कर पा रहा, रेसिस्टेंट हो गया। तो टाइप 1 में एब्सेंस है, अभी मैं दोनों पढ़ेंगे, बस इतना लिखना है। फिर हेडिंग लगाओ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। जल्दी कर देंगे। लास्ट वाली दो लाइन में कंफ्यूज मत होना, दोनों को पढ़ाऊंगा पूरा कि या तो इंसुलिन नहीं है या फिर रेसिस्टेंट हो गया, मीनिंग क्या है इसका पूरा बताएंगे। नेक्स्ट हो गया क्या? अब हेडिंग लगाओ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। क्या हेडिंग लगाओगे? टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है ये, ऊपर वाली लाइन किसके लिए है? टाइप 1 के लिए, बस ये एक लाइन ही सब कुछ है, ये एक लाइन ही सब कुछ है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में ये लाइन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। अब देखना टाइप 1 में क्या होता है, देखो टाइप 1। टाइप 1 का मतलब क्या? इसमें इंसुलिन है, इसका मतलब क्या? उसकी बॉडी इंसुलिन दोगे तो सेट हो जाएगी, यस। तो इसी को बोलते हैं आईडीडीएम। मतलब क्या हुआ? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसा डायबिटीज जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में नहीं है। क्या ये बच्चों में होता है, अडल्ट में? और बच्चों को बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। तो तीन नाम हो गए बच्चों में होने वाला, आईडीडीएम्स या टाइप 1, also known as आईडीडीएम्स और जुवेनाइल्स। आईडीडीएम की फुल फॉर्म इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। लिखोगे तो लिख लो भाई, गालियां दोगे। पूरा फुल फॉर्म तो लिखा है नहीं, पंचायती करता है। सही है? तो आईडीडीएम का मोस्ट कॉमन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, नॉट रिलेटिव, 100% श्योर डेफिनेशन है कि इंसुलिन नहीं है, बस। तो क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, श्योर गारंटी इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। कारण खूब सारे हो सकते हैं, मैंने एक ही कारण लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। बीटा सेल डैमेज हो गई। मोस्ट कॉमन कॉज ऑटोइम्यून भी हो सकता है। आपको याद रखना है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 ऑटोइम्यून नहीं है, टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। टाइप क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? ऑप्शन 1 जीबीएस, ऑप्शन 2 माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ऑप्शन 4 कौन सा ऐसे क्वेश्चन आ सकता नहीं है। क्वेश्चन बोलूं वापस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? जीबीएस, टाइप 1 डायबिटीज, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 ऑटोइम्यून नहीं है, टाइप 1 ऑटोइम्यून है, टाइप 1 ऑटोइम्यून है। ये क्वेश्चन एमएससी नर्सिंग में आया हुआ है, लेटेस्ट। तो कभी भी नॉर्थ सेट में पूछ लेगा। वो एग्जामिनर क्या करता है, चार टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन सबको पता होती है, जीबीएस की सबको पता होती है। वो क्या करता है, चारों डिजीज का एक एक टॉपिक लेके उसमें एक क्वेश्चन बना देता है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको पता चल जाता है जीवीएस में क्या था, अच्छा ऑटोइम्यून था, सेंसरी। माइस्थेनिया में क्या था, एसिटिलकोलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई थी, इसलिए स्केलेटल मसल्स वीकनेस था, प्रोटोसिस था, बहुत ज्यादा वीकनेस थी, इसलिए हम टेंसिलॉन दे रहे थे, इसलिए एंड्रोपोनियम दे रहे थे, फाइटोस्टिग्माइन दे रहे थे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब जिंदगी भर। माइस्थेनिया ग्रेविस में सर्जरी कौन सी करते हैं, थाइमेक्टोमी। कौन सी? माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी करते हैं, थाइमस ग्लैंड को निकालते हैं। आप बोलोगे इसका क्या रिलेशन है? जो भी है याद रखना है, समझ में नहीं आए रट लेना है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज थाइमैक, थाइमस मीडियस्टाइनम में एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, उसको निकालते हैं। तो टाइप 1 के बारे में और बता रहा हूं, आगे बढ़े। टाइप 2, दूसरा कौन सा टाइप? टाइप 2 का मतलब एनआईडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। एक्चुअली ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट है लेटर स्टेज में। किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, तो सीधा इंसुलिन नहीं देते, पहले उसको बोलते हैं डाइट, फिर बोलते हैं एक्सरसाइज, फिर बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। जब तीनों ही फेल हो जाए फिर लास्ट में आता है कि चल भाई अब एक ही इलाज है, इंसुलिन। तो टाइप 1 का ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन, टाइप 2 का ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन नहीं होता। पहले डाइट, फिर एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से, फिर इंसुलिन से, सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, तो एनआईडीएम का क्या मतलब हुआ, ऐसा डायबिटीज जो अडल्ट में होता है, तो टाइप 2, इसको बोलते हैं अडल्ट ऑनसेट। सेनाइल का मतलब क्या होता है, एज के हिसाब से होने वाला, दैट इज सेनाइल। तो एज के हिसाब से बच्चों में या बड़ों में?
इसमें इंसुलिन है, इंसुलिन है, आपके पास में 100 चाबी है, यू हैव 100 ऑफ कीज, बट आपके पास में वो नहीं है जिससे लॉक खोल सके अपने रूम का। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन तो है बट रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं हो पा रहा है। बॉडी फेल टू यूज इंसुलिन, बाइंड नहीं होगा तो सेल यूज नहीं कर पाएगी इंसुलिन का, तो ब्लड शुगर कम नहीं होगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया? जहां पे समझ में नहीं आए रुक जाना, रुक जाना नहीं, चलो आगे बढ़ना। फिर गेस्टेशनल, गेस्टेशनल का मतलब क्या है? जब वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी, डायबिटीज नहीं है। जब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, डायबिटीज है। जब वो वापस पोस्टमार्टम में आ गई, डायबिटीज नहीं है। ऐसा डायबिटीज जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी। और आपको पता होना चाहिए सेकंड हाफ में ज्यादा चांस है। कौन से हाफ में? जैसे एक मूवी होती है 3 घंटे की, तो पहला हाफ कितने घंटे का होता है? 1.5 घंटे का। उसके बाद में 15 मिनट में क्या खाते हो? पॉपकॉर्न। इंटरवल हुआ ना? तो वैसे ही प्रेगनेंसी कितने वीक की होती है? 40 वीक की। तो पहले 20 वीक को बोलते हैं फर्स्ट हाफ, सेकंड 20 वीक को बोलते हैं लेटर हाफ। तो हमेशा डायबिटीज मोस्टली होने के चांसेस रहते हैं सेकंड हाफ में। और इसीलिए डायबिटीज का डायग्नोसिस कब किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 24 से 28 वीक में। कौन से टेस्ट से? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसी को बोलते हैं ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। चैलेंज या टॉलरेंट एक ही है। नंबर 4 आएगा सेकेंडरी डायबिटीज, है ना? है ना? क्या है ना? कुछ है ना? नहीं पढ़ाई करो। हो गया? अरे हो गया क्या? नेक्स्ट, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ओवर, ओवर मतलब छुपा हुआ, किसी स्टेरॉइड की वजह से, किसी बाहर से स्टेरॉइड दे दिया, ग्रोथ हार्मोन आ गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब एक्सटर्नल रीजन से जो भी होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। आपने देखा होगा हम स्टेरॉइड रख देते हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉर्टिल, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्ट, तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर चेक करते रहना बिफोर एंड आफ्टर, पोस्ट एंड प्री, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया करता है ना। तो सेकेंडरी डायबिटीज का मतलब किसी ड्रग की वजह से भी कोई डायबिटीज होता है वो सेकेंडरी होता है। ड्रग बंद करोगे तो हो सकता है नहीं रहेगा। सिंपल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? अब देखो, कॉज, किसके कॉज पढ़ेंगे? टाइप 1 के। प्लीज सुनना, अगर किसी का पेनक्रियाज निकाल दिया जाए तो क्या उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं हो सकता? अगर किसी की ऑटो इम्यूनिटी की वजह से पेनक्रियाज की बीटा सेल में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से पेनक्रियाज की बीटा सेल को कोई खाने लग जाए, उसके अंदर की सेल दैट इज ऑटो इम्यून, तो भी हो सकता है। अगर बाई चांस हमको ऐसी ड्रग भी दे दे जो बीटा सेल को सप्रेस भी कर ले, तो भी हो सकता है। इंसुलिन नहीं आना, तो क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जिसमें क्रोमोसोम 6 सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। इसकी वजह से एचएलए जीन बन जाता है, जैसे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी लोकस एंटीजन जीन बन जाता है। पहला मेन कॉमन कॉज तो यही है, इसीलिए बता रहा हूं बार बार कि टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, पहला कॉज हो गया। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो गया पेनक्रियाज का, बीटा सेल काम ही नहीं कर रही। इन्वायरमेंट का मतलब कोई ऐसा टॉक्सिन था इन्वायरमेंट में, पेनक्रियाज को डैमेज कर गया, कोई ऐसी गैस, कोई ऐसा लिक्विड पेनक्रियाज को डैमेज कर दिया, पेनक्रियाज डैमेज तो बीटा सेल डैमेज हो गई, बीटा सेल डैमेज हो गई, डायबिटीज हो गया। और लास्ट लिख दो, पेनक्रिएक्टोमी कर दिया, पेनक्रियाज ही निकाल दिया, तो टाइप 1 होने के चांसेस है ही। ये हो गया टाइप 1 के कॉज। सिंपल तरीका था। हम्म। हाँ, कोई डाउट थोड़ी आपको है? देखो डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, बात है ठीक है। जब भी आप लगे ना कम बोर हो रहे हैं, बता देना मेरे को, मैं चला जाऊंगा। ठीक है भाई, जरूरी है। आप अपने मुंह से बोलो से पहले मुझे समझ लेना चाहिए कि भाई बोर हो, मेरे को इशारा कर देना धीरे से, एक्सप्रेशन से अपने, ए भाई चा, बहुत हो गया तुझे पढ़ लिया, किताब भी बहुत सी पढ़ी होगी तूने, लेकिन हमें नहीं पढ़नी किताबें, है? बोर नहीं होते? क्या ही बात कर रहे हैं, सब बोर होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। पता नहीं चलता, बोर हो जाते हैं। ऑक्सीजन नाम सुना है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया नाम सुना है? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी नाम सुना है? किसी को ज्यादा ऑक्सीजन देने से क्या हो जाता है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। वो तो लाइफ लाइन गैस है, वो आंखें डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से तुम देखते हो। तो मैं तो क्या चीज हूँ, क्या ही बातें कर रहे हो तुम। आप लिखो, देखो,
पैथोफिजियोलॉजी। आज आपको पता चलेगा कि डायबिटीज में 3P क्यों होता है, डायबिटीज में 3P क्यों होता है। देखो रटना नहीं होता, समझना होता है। प्लीज अब आप चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए, सारे चुप, लिखना कोई मत है ना, जब तक मैं नहीं बोलूँ ना नहीं लिखना। अपनी क्लास का सिद्धांत है, मैं बोलूं आप सुनो, फिर मैं लिखवाऊं आप लिखो, बट मुंह बंद रखो। पहला है देखो, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगी, चाहे पेनक्रियाज खत्म हो गया, चाहे इन्फेक्शन, कुल मिला के ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। अब देखो यहां तक तो ठीक है। अब यहां से 3 रास्ते, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। अपन पहले चलते हैं बीच वाला रास्ता, भाई सीधा रास्ता है उसमें जाते हैं, फिर उधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे। ठीक, पहला क्या है? बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हुई, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं है। इतना समझ में आ गया कि बीटा सेल क्या हो गई? डिस्ट्रक्ट हो गई, इंसुलिन नहीं है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल, यस। अब देखना आगे, तो इसको मत देखो, ये अलग रास्ते हैं। अपना पहले कौन सा रास्ता देखें? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, अरे इधर मत देखो, आपका ध्यान इधर, अरे रुको, आपका ध्यान यहाँ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज। ये क्या होता है? सुनो, घर में कोई बदमाश बच्चा है, थोड़ी सी गलती करे, घर वाले छोड़ देते हैं, कोई ना, बच्चा है गलती होगी, थोड़ी और गलती करे छोड़ देते हैं, थोड़ी और गलती करे छोड़ देते हैं, थोड़ी और गलती करे छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चा गलती करनी छोड़ी नहीं तो क्या बोलेंगे? जा, ऐसा बोलते हैं। तो सुनो, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 से 110। तो किसी का ब्लड शुगर 120 होगा, तब तक किडनी बोलेगी कोई ना, गलती होगी बाबू से, जितना भी ग्लूकोज यूरिन में नहीं जाने देगी वापस ले लेगी। 130 होगी, तब तक भी यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाने देगी। 140 होगी, नहीं जाने देगी। 50 होगी, नहीं जाने देगी। 60 होगी, नहीं। जो ही ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा, किडनी बोलेगी जा। तो बेवकूफ बेसर में, तो रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है जब भी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट कहां जाता है? किडनी को। तो किडनी बेचारी वापस रीअब्जॉर्ब कर करके पीसीटी का काम है 100% रीअब्जॉर्प्शन करना। कितना करना? लेकिन बेचारी कब तक करेगी? आगे जब बहुत ज्यादा हो गया, किडनी थक जाएगी ऐसे करके, खींचते 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 हाथ तक लग जाते उसके भी, तो फिर वो 180 से ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत चला ही जाता है। यस, तो क्वेश्चन आता है ग्लाइकोस यूरिया कब होता है? मोर देन 180। ग्लाइकोस यूरिया कब होगा? मोर देन 180। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें किडनी को और भी काम होते हैं बेचारी, है किडनी को और भी, तो वो फिर 180 पे नहीं, किडनी बोलेगी देख भाई मेरा और भी काम है। तो इसीलिए अब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो ग्लाइकोस यूरिया कब होगा? मोर देन 145। ये दोनों बातें याद रखना कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो ब्लड शुगर 145 जाते ही ग्लूकोज में यूरिन आएगा, और जब कोई नॉन प्रेग्नेंट है या कोई मेल पर्सन है 180 को क्रॉस करने के बाद ग्लाइकोस यूरिया होगा। समझ में आई मेरी बात? तो जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, किडनी को कार्डियक आउटपुट ज्यादा जाता है, इसका मतलब किडनी को भी ग्लूकोज ज्यादा जाता है। यस और नो? किडनी को भी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा जाएगा, वो अलग लिखना था ना, किडनी को भी ब्लड ग्लूकोज, यस और नो? किडनी को ब्लड ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो किडनी क्या करेगी? जा, मोर देन 180 जा, तो ग्लाइकोस यूरिया मोर देन 180। और आपको पता है ग्लूकोज कभी अकेला नहीं, ग्लूकोज और सोडियम इज टू मच फर्जी, ये दोनों उसको खींच के ले जाते हैं। किसको? ग्लूकोज कभी भी अकेला नहीं जाता। तो ग्लाइकोस यूरिया होगा, ग्लूकोज जाएगा तो साथ में किसको ले जाएगा? पानी को, ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट, वाटर एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। तो पॉलीयूरिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्लाइकोस यूरिया। जब भी ग्लूकोज जाएगा, याद करो, ये समझ में नहीं आया, आप कभी भी मीठा खा के देख लेना। आप एनपीओ बैठे हो, आप कुछ नहीं खा रहे हो, आप पानी नहीं पियोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप भयंकर खाना खा लो और पानी मत पियो, रह पाओ तो बताना। जो ही आप अंदर कुछ खाते हो बॉडी पानी मांगती है। मीठा खा के देख लो, पानी पीना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी कर लो। आप बहुत ज्यादा मीठा खा लो, स्वीट चीज खा लो, आपको पानी पीना पड़ेगा, ग्लूकोज पानी मांगेगा। यस और नो? तो ग्लूकोज यूरिन के साथ जा रहा है तो यूरिन के साथ पानी मांगेगा। तो नॉर्मली 1500 ml यूरिन आता है, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यूरिन के साथ में पानी का जाना क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्यों होता है समझ में? जब भी पॉलीयूरिया होता है तो बॉडी में पानी कम हुआ ज्यादा, बॉडी में पानी कम हुआ ज्यादा, बॉडी में पानी कम हो रहा है, इसका मतलब एडीएच का सीक्रेशन बढ़ता है। मैसेज गया किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या कहेगा? पानी पी ले। हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन? थ्रस्ट सेंटर कौन? थ्रस्ट सेंटर कौन? तो जो ही डिहाइड्रेशन होता है, हमें हमारा मुंह सूखने लगता है, हमें स्किन ड्राई होने लगती है, हमें हाइपोथैलेमस बोलता है पानी पी ले। तो जब भी ज्यादा पॉलीयूरिया हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट हुआ, कहां पर? हाइपोथैलेमस में। हमने क्या किया? पानी पी लिया। हमने क्या, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, हमने क्या किया? पानी पी लिया। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, पॉलीयूरिया और पॉलीडेप्सिया समझ में आ गया। दोनों आगे साइड वाले बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखो, बीच साइड वाला छोड़ देना, बीच वाला लिखना। सही है ना? साइड वाला मत लिखना कुछ भी, वो समझाया जाएगा। लिखना बीच में, ताकि साइड वाला भी एरो करके लिख पाओ बाद में। पेज तो भर गया इसी लाइन से, कोई ना सो जाएगा, छोटा ही है। हो गया ना? ओके सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अरे सुन ले बाबू, लिख ले। क्या है? मैंने सोचा कोई, क्या? क्या? ये नहीं लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा? इतनी देर क्या कर रहे थे? ये लाइन नहीं लिखनी, बताया ना आपको, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है सिर्फ। तो फिर समझ में नहीं आ रहा एक बार में? जितना कहे उतना करो, ओवर स्मार्ट मत बनो ज्यादा। 5 बार बोल दिया, पहले ये लिखो, समझना है, लिखा कॉपी मत खूब पढ़ा है। ऐसे लिखना होता है घर पे लिख देते, नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ सारे, फिर कर लेना।
चीजें समझने के लिए आए हो, कम से कम पता तो रहेगा ना कि कैसे पढ़ा था हमने। डन। अब देखो दूसरी बात बताता हूँ, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया समझ में आ गया, 3p साइन आते हैं ना। अब पॉलीफेजिया क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख लिया पॉलीफेजिया, ये तो बस समझने वाली बात। को पेशेंट में इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन कम है तो ये है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, ज्यादा। इंसुलिन कम है तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा। इंसुलिन का काम क्या होता है, जैसे ये सेल है खूब सारी बॉडी की, इसमें से ग्लूकोज को उठाया और किसमें डाला, इंसुलिन है ही नहीं, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज तो ज्यादा है, सेल को एनर्जी मिलेगी क्या, तो सेल भूखी रहेगी, सेल हंग्री रहेगी, सेल मैसेज किसको भेजेगी, हाइपोथैलेमस को, कि मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, खा ले, फिर हम और खाएंगे। तो जब भी हमें डायबिटीज होता है भूख ज्यादा लगती है, ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो भी भूख ज्यादा, क्योंकि सेल में ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड में से ग्लूकोज उठाना और किसमें डालना, सेल में। इंसुलिन तो है ही नहीं तो कौन डाले, इसकी वजह से पॉलीफेजिया होता है। लेस ग्लूकोज अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, हंगर सेंटर स्टिमुलेटेड लीड टू पॉलीफेजिया। फेजिया मतलब खाना, पॉली मतलब ज्यादा। अब तो एग्जाम में आने वाली है वो ये बात है, तीसरी, तीसरी बात एग्जाम में आएगी, आने दो। हमारा क्या है, तीसरी बात को अच्छे से समझना, एक बार में नहीं आया तो दो बार समझना, दो बार में नहीं आया तो तीन बार समझना, बट समझना, क्योंकि डीके का कांसेप्ट यहीं से आया था। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कांसेप्ट है वो यहीं से निकलेगा, कि टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों होता है। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हाई फैट डाइट, कीटोजेनिक डाइट देते हैं, कीटोजेनिक का मतलब हाई कीटोन बॉडी वाली डाइट देते हैं। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें कीटोजेनिक डाइट देते हैं। कीटोजेनिक का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा जिसमें कीटोन होते हैं, वो सीजर थ्रेशोल्ड को कम करते हैं, ऐसा रिसर्च कहता है। सीजर में कौन सी डाइट देते हैं, कीटोजेनिक डाइट देते हैं। कीटोजेनिक डाइट विल बी गिवन इन सीजर, सीजर डिसऑर्डर में एसडी में कीटोजेनिक डाइट दी जाती है, याद रखना थोड़ा, कभी बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि कीटोजेनिक डाइट किस में प्रेफर की जाती है। अब देखो इधर आओ, अब इसको समझना है, इसमें क्या लिखा है, बॉडी यूज फैट एंड प्रोटीन फॉर प्रोडक्शन, हीट मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, क्यों, अब देखो मैं समझाता हूँ। अब इसको पूरा मैकेनिज्म यहाँ से शुरू होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो आप ऐसे लिखना है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तीसरा मैकेनिज्म इंसुलिन की क्या है, तो सीधी बात ये बताओ, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अरे भाई इंसुलिन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, तो इंसुलिन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो सेल को एनर्जी कौन देगा, तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% तो अपना एनर्जी कहां से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। हमारी बॉडी में टोटल डाइट का 60% एनर्जी कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट से, 20 से 30%, लिपिड से 15%, प्रोटीन से। एग्जैक्ट याद कर लेना, 15 10 से 20 होता है, लेकिन एक पेपर में ऐसा भी था 10 15 20, तो उसमें 15 राइट माना हुआ था, तो थोड़ा भी याद कर सकते हैं। तो बॉडी में 15% एनर्जी प्रोटीन से आता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं बॉडी में, तीन, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन। तो जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो नहीं टूट रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो बॉडी फैट तोड़ेगी। जब आप 2 4 दिन खाना नहीं खाते हो तो फिर बॉडी में फैट टूटता है, सेम वही प्रोसेस होगा, बॉडी क्या तोड़ेगी, फैट। तो किसका ब्रेकडाउन होगा, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, मेनली फैट, प्रोटीन भी बोल सकते हैं बट मेनली फैट। किसको तोड़ेगी, स्टोरेज टिश्यू कौन होता है, स्टोरेज एनर्जी किसमें मिलती है, फैट में। तो जब भी हम कभी खाना नहीं खाते हैं, उपवास होता है, स्टारवेशन होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो हमारी बॉडी में फैट टूटता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो हम क्या टूटेगा, बॉडी का फैट टूटेगा, और फैट में कीटोन होता है, फैट में क्या होता है, तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, और फैट एसिडिक होते हैं और उसके अंदर कीटोन होता है, तो फैट में क्या होगा, कीटोन होगा। और कीटोन बॉडी होती है वो एसिडिक होती है, एसिडिक इन नेचर। कीटोन बॉडी कैसी होती है, एसिडिक। इतना समझ में आया, ये लिखो। जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो ये साइड में एरो करके लिख देना, वेट लॉस होगा। भाई बॉडी में फैट टूटेगा तो क्या होगा, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में वेट लॉस हुआ, वेट गेन। रीजन समझ में आया। अब दूसरा मैकेनिज्म बताएंगे, डीके क्यों होता है, डायबिटिक टाइप 1 मेलाइटिस में डीके क्यों होता है, बस ये एरो से लिख दिया आपने सब। इतना हुआ तो बता देना मेरे को क्या हो गया। साइड वाला एरो अलग ही रखना, वेट लॉस वाला। अब हम कीटो एसिडोसिस करेंगे। अभी तो 11:30 हुआ है, 12:30 1:30 2 घंटे पड़े हैं। किसने बोला एक, 1 बजे, एक अगली क्लास 3 बजे आपकी, 3 है मैं कह रहा हूँ। अरे 3 है, देख लो अपने ग्रुप में, 3 है 3, मैंने देखा है ना, 3 बजे है, हमने तो अरेंज किया, हमें पता है ना कितने बजे है। साइड में जगह हो तो देख लो, बाकी आगे अब लिखा नहीं जाएगा, साइड में आगे बैंड बजेगी। अब हो गया, ये लिख लिया क्या, मैं आगे बढ़ूं,
बोलो। अब देखना ये क्या लिखा है, कीटोन बॉडी किसमें बढ़ गई, ब्लड में। कीटोन कैसी होती है, एसिडिक, सही है क्या। अब मैं इसको काट देता हूं, अब देखो ये यहाँ लिख रहा हूं, ये एरर झूठा है, एरर जा, तू कहां आ रहा है, ऐसे मान लेना कि एरर नहीं है, ठीक है। ये है कीटोन बॉडी, ये कीटोन बॉडी कैसी होती है, एसिडिक होती है। अब देखना यहाँ से तूफान आ रहा है, कुछ और अलग हो रहा है, जो एग्जाम में आने वाली चीज है। कीटोन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, कीटोन ब्लड में जाता है, कीटोन यूरिन में जाता है। भाई कीटोन होगा तो जाएगा, तीन जगह जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, कैसे करेगा अभी बताते हैं, ब्लड को करेगा। कीटोन यूरिन में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। तो अब यहाँ लिख दो कीटोन यूरिया होगा, तो जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है कीटोन यूरिया होता है, यस और नो, सही है। अब दूसरा ब्लड वाला पढ़ाता हूँ, कीटोन कहाँ गया, ब्लड में, और मैंने बोला कीटोन कैसा होता है, एसिडिक या अल्कलाइन, एसिडिक होता है। तो जब भी ब्लड में जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एसिडिक होता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच को क्या करेगा, और मेटाबॉलिक के अंदर CO2 कम होता है, SCO3 मेटाबॉलिक वही है, तो HCO3 भी कम होगा, ये याद रखना। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का दूसरा नाम है लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि इसमें अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कीटोन बॉडी से डायरेक्टली में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एल्कलोसिस, तो लैक्टिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच क्या होती है, लेस देन 7.35, SO3 लेस देन 22, नॉर्मल SO3 कितना होता है, 22 से, किसी बुक में 27 होता है, किसी में 28 है, वो मैटर नहीं करता। pH 7.35 से 7.45, या रेंज पूछ एग्जैक्ट पूछ ले तो 7.4, दोनों के बीच वाला 7.4, अगर एक में पूछे तो 7.4 बताना, रेंज पूछे तो 7.35 से 7.45 बताना, ठीक है। ये कम हो जाता है जब, अब बताओ मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया था, हाइपोग्लाइसीमिया, जब हाइपरग्लाइसीमिया था तो पॉलीयूरिया था, कोलिगोयूरिया, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन था नहीं था, तो डीके में हमेशा ध्यान रखना, ये तो हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है सीवियर, ये क्लासिकल साइन में आता है। अब सुनना, तो डीके का मतलब क्या हुआ, मैं यहां से वर्ड निकालता हूं, मरीज को कौन सा डिसऑर्डर है, डायबिटीज, उसमें क्या बन गया, कीटोन, कीटोन कैसा होता है, एसिडिक, डायबिटीज कीटोन एसिडिक, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज की वजह से कीटोन बने और कीटोन ब्लड में आए और वो एसिडिक होते हैं। अभी मेन साइन बताना बाकी है, ये तो बस एक मैकेनिज्म बताया। अब सुनो, आपने एसिड बेस इंबैलेंस पढ़ा होगा या पढ़ोगे, पढ़ लिया। जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे घर में दो भाई है, एक भाई और एक बहन है, भाई कोई गलती करता है तो उसको सुधारती कौन है, बहन, बहन कोई गलती करती है तो सुधारता कौन है, भाई, एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड है जैसे ये दोनों, एक की गलती दूसरे कहीं पर गलती नहीं सुधारते, बात अलग है, यहाँ पे सुधरती होगी बाई चांस, तो एक की गलती है दूसरे को सुधारने की कोशिश करती है। तो जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसको कंपनसेट कौन करता है, मेटाबॉलिक, जब भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है उसको कंपनसेट कौन करता है। तो आंख बंद करके एक बात मेरी मान लेना, जब भी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो SO3 कम होता है, तो SO3 कम होता है तो बॉडी क्या करेगी, हाइपरवेंटिलेट करेगी, बॉडी क्या करेगी, हाइपरवेंटिलेट करेगी, ध्यान रखना, किसके लिए, कि क्या पता बेचारा सही हो जाए, तो ज्यादा सांस लेगा पेशेंट। और जब कभी भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, बॉडी हाइपरवेंटिलेट नहीं करेगी, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो बॉडी हाइपरवेंटिलेट करके SO3 आके उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में SO3 मेंटेन करता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में PCO2 आके उसको सेट करता है। तो इसमें क्या होगा, मरीज को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है या कम, ज्यादा है, तो सांस भी स्टिमुलेट होगा। अब देखना यहाँ से, जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इसमें एक रेस्पिरेशन आता है, उसको बोलते हैं कुसुमल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, कोई डेफिनेशन बता सकता है कुसुमल रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ कुसुमल रेस्पिरेशन, कोई बताएगा। कुसुमल रेस्पिरेशन में मरीज गहरा सांस लेता है, जल्दी जल्दी लेता है, कंटिन्यू लेता है, क्या नॉर्मली ऐसा लेना चाहिए, नॉर्मली अपन सांस लेते हैं पास वाले को पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशंस। हम भी जब भी सांस लेते हैं, हमारा एक सांस में टाइडल वॉल्यूम कितना अंदर जाता है, 500, अगर किसी पर्सन का टाइडल वॉल्यूम 500 से ज्यादा अंदर जाता है उसको डीप रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डीप रेस्पिरेशन, रेट बढ़े या नहीं बढ़े गारंटी नहीं है, उसको डेप्थ बढ़ गई मतलब, क्या बोलते हैं उसको, डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है एक ब्रीथ में ज्यादा टाइडल वॉल्यूम अंदर लेना, डेप्थ ऑफ डेप्थ इंक्रीज हुई है, रेट इंक्रीज में डेप्थ बढ़े इस बात की कोई जरूरी नहीं है। अस्थमा में मरीज का रेस्पिरेशन 50 पहुंच जाता है लेकिन डेप्थ कभी नहीं बढ़ता। अस्थमा में मरीज की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, शॉर्टनेस का मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है, और इसमें जहां सांस जल्दी लेगा लेकिन बहुत लंबी लेगा, कैसे, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डीप रैपिड रेगुलर बट एबनॉर्मल। डेप्थ बढ़ने को डीप रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेट बढ़ने को डीप रेस्पिरेशन बोले कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया कौन सा रेस्पिरेशन, कुसुमल। अभी भी पूरा नहीं हुआ, मेन साइन बाकी है, डीके का मेन साइन बाकी है। जब भी आप अपने किसी खास खास पर्सन के पास बैठे हो और उसकी सांस से उसके मुंह से मीठी मीठी खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वीट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको डीके हो सकता है। तो फ्रूट जैसी खुशबू आ जाए अगर ओरल कैविटी से या नेजल, मतलब सांस से, भाई सांस छोड़ता है तो ओरल कैविटी में भी आता है और नेजल कैविटी में भी आता है, हेलो फ्रूट जैसी, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ इंडिकेट डीके, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होगा,
फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ। अच्छा, ये फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ क्यों होती है, कोई बताएगा? जिसको बोलते हैं एसीटोन ब्रीथ। अच्छा, एसीटोन ब्रीथ क्यों बोलते हैं? सुनो, कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम 4। फैट कितनी देता है, 9। कैलोरी मीठी होती है, ये मैंने सुना है। तो फैट टूटता है, सांस में गया है, तो आप फल कई बार आप खाते नहीं हो, आपके पास में किचन में फल लाए हुए हैं, मान लो आम लाए हुए हैं, फ्रूट्स पड़े हैं, 4-5 दिन आपने यूज नहीं किए, अगर वो थोड़ा सा भी वहां से कोई कट पट गया, आप किचन का जो गेट खोलोगे आपको मीठी मीठी खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? क्या आपने खाया वो? नहीं खाया, फिर भी आपको पता चलेगा, फ्रिज खोलोगे अचानक से बहुत ज्यादा फ्रूट पड़े हैं, आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाओ, आप जो फ्रूट वाले के पास जाओ, आपको पता चल जाएगा यहाँ फ्रूट है, बहुत गिले गिले फ्रूट होते हैं वहाँ, तो ये गिल्ली हो रहे हैं क्योंकि पार्शियल कंपनसेशन हुआ है, हाफ मेटाबॉलिज्म होता है, तो फ्रूट्स में से खुशबू आती है। आप किसी आम को क्रश करके रख दो पास में कहीं पर भी, आपको खुशबू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो जब भी कभी फैट का पार्शियल कंपनसेशन होता है तो कैसी खुशबू आती है, मीठी। तो कीटोन टूटा है, फैट टूटा है, कीटोन बना है, कीटोन मीठा होता है, यस और नो? इसी वजह से फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ होती है, उसको हम कीटोन ब्रीथ बोलते हैं, उसको हम एसीटोन ब्रीथ बोलते हैं। और अगर किसी के सांस से मुंह से बैड ब्रीथ आती है उसको क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? हेलिटोसिस। हेलिटोसिस, ठीक है। तो आपको ये डीके समझ में आया? ये होता है डीके, ये पूरा कॉन्सेप्ट है डीके का, कि कुसुमल रेस्पिरेशन होता है, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ जिसको एसीटोन ब्रीथ बोलते हैं, पीएच कम हो जाता है, एससीओ3 कम हो जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और हाइपरग्लाइसीमिया होता है। डीके के 4 क्लासिकल साइन है। अच्छा, मेरे को ये बताना, पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन होता है कि हीमो डाइल्यूशन? हीमो कंसंट्रेशन होता है कि भाई ब्लड में से, बॉडी में से यूरिन तो ज्यादा निकल गया, इसका मतलब फ्लूइड तो कम हो गया, शुगर बढ़ा है, तो सोल्यूट की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? ये तो पहले से पता है। अरे डिहाइड्रेशन में हीमो कंसंट्रेशन होता है, डाइल्यूशन, बस। तो आपको डीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं है, ये डीके है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज की वजह से कीटोन बना और पीएच कम हो गई। नॉन स्टेट में क्वेश्चन आएगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साइन बताओ। ऑप्शन ए हाइपर, साइन कौन सा नहीं होता, ऐसे आएगा। ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज एससीओ3, ऑप्शन डी इंक्रीज एससीओ3। ऐसा क्वेश्चन आता है। एससीओ3 कम होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एससीओ3 कम होता है। समझ आ गया? आगे बढ़ू। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दोनों में पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दोनों में पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है। एक एसिडोसिस एक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक में तो एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी में एल्कलोसिस, इसमें मरीज ज्यादा सांस लेता है। और मेटाबॉलिक का एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी का एसिडोसिस, उसमें मरीज हाइपरवेंटिलेट करता है। सर याद नहीं होता, कुछ नहीं करना। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है सांस रुक गई, एसिडोसिस का मतलब है सांस रुक गई, इसका मतलब हाइपरवेंटिलेशन है। एल्कलोसिस का मतलब ज्यादा ले रहा है, माउंट एवरेस्ट चले, ऊपर चले गए, छत पे गई, तो नहीं आ रही है, आप ज्यादा ले रहे हो, बस इतना सा है। मैं आगे बढ़ू। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बोल जाओ थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच बोलने के लिए। देखो तुम तो सो के आए हो आराम से, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, पता है आपको? आज नहीं लगाना, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। वाह, गजब, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। सच में नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, फिर भी देख लो। अब तुम्हें नींद आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है। मैं सो के भी नहीं आया हूँ, मैं सोया था सिर्फ, सिर्फ कितना घंटा, 3 बज के 15 मिनट से 6:30 बजे उठना था, वहां से उठ के कहीं और जाके सो गया, जाके देखा पेशेंट सही है, बता रखा था 7 वाले को, देखते रहना, आधा घंटा और लपेटने दे। 7 पौने 4 घंटे सोया मस्त। फिर आधा घंटा में उठ के सब मॉर्निंग केयर है। अरे भाई कोई फोन कर रहा, मैं नहीं उठा रहा। आगे बढ़ू। अरे हो गया क्या? ये हो गया पॉलीयूरिया पॉली। अब देखो साइन सिम्टम, जल्दी लिखो साइन सिम्टम। ट्रिपल पी, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसीमिया, फैटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, फैटिक लेथार्जी, साइन ऑफ डीके, डिहाइड्रेशन, कीटोन बॉडी, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ, हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कुसुमल रेस्पिरेशंस, डिक्रीज एससीओ3, ये सब लिख तो लिया, बट फिर भी आपकी मर्जी है। लिख दिया तो वापस से लिख दो साइन ऑफ, ये लिख लो, और लिख दो साइन ऑफ डीके, और डीके का साइन आपको पता है। जल्दी करो मैम, साइन सिम्टम लिखो। कुछ लोग बोल रहे हैं बार बार क्या लिखवा रहे हो? अरे बेवकूफ, इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इतना लिख दो ना, ये तो सब लिख दो। फिर लिख दो साइन ऑफ डीके ए। डन। लेथार्जी की एनर्जी नहीं मिल रही बेचारे को। हाँ, बहुत ज्यादा पेन एब्डोमेन भी होगा, पेन एब्डोमेन लिख देना लेथार्जी फटीग के साथ में। डायबिटीज टाइप 1 में पेन एब्डोमेन होता है, उसको सेल को एनर्जी नहीं मिलती ना। कभी देखा टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट हॉस्पिटल में काम किया हो तो याद होगा किसी को। आगे बढ़े। हेलो, नहीं सुन रहे हो क्या? हो गया।
अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है ना तो वुंड हीलिंग बहुत डिले होता है। और डायबिटीज मेलाइटिस हो ना तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जहाँ पे मॉइस्चर हो वहाँ पे और ज्यादा रिस्क रहता है फंगल इन्फेक्शन होने का।